इफेक्ट इसके लिए अपने हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। जय हिंद जय हिंद। सर। जय हिंद बच्चों। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सर हाँ बेटा। सर आपको याद है कि मैं लास्ट क्लास में आपसे क्वेश्चन पूछा था x बाय एक्स प्लस वन प्लस एक्स बाय एक्स प्लस वन इंटू टू एक्स प्लस वन वाला अप अंटिल इन्फिनिटी वाला क्वेश्चन, जिसमें हमें कॉन्टिन्यूटी चेक करनी थी x इज इक्वल टू 0 पे। यार ऐसा ऐसे याद नहीं रहता यार तू। मेरी सर मेमोरी अच्छी है, लेकिन अब चलते सर फिरते वो याद लिखा भी नहीं हुआ रहती। सर क्या? सर आपने लिखा भी हुआ सर आपने लिखा भी हुआ है नीचे, आप देखो ना। अच्छा, लिखा हुआ है क्या? एक मिनट रुक, एक मिनट रुक, लिंक भेजनी है। पहले लिंक भेज दूं, बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर हाँ बच्चे। सर इसके पिछले वाले क्वेश्चन में आपका न्यूमरेटर 1 आया था, वो समझ नहीं आया था मेरे को, मैंने बहुत सोचा। ठीक है, देखते हैं इससे पहले वाले क्वेश्चन में। ये सर पहले के पहले वाला था शायद। ठीक है, देखते हैं। जय हिंद बेटा, जय हिंद, जय हिंद। बढ़िया। हाँ जी, चलिए तो शुरू करते हैं। ठीक है प्रशांत। हाँ, ये क्वेश्चन था, इसमें क्या कह रहा था? सर इसमें ना मुझे एक ही समझ नहीं आ रही कि मैं डायरेक्टली एक भी नहीं कह सकता कि कंटीन्यूअस और नॉन डिफरेंशिएबल होगा x इज इक्वल टू 0 पे। अरे इन्फिनिटी जा रहा है ना। अच्छा तो उसमें नहीं कह सकते, मतलब उसमें आपकी ट्रिक नहीं लगा सकते अरे वो वाली। तू समझ बात को, एग्जैक्टली जीरो तो रख सकते हैं ना, एग्जैक्टली जीरो पे जीरो हो रहा है। हाँ सर। लेकिन जब अप्रोच कर रहे हैं जीरो पे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा है। यस सर। ठीक है, तो जीरो तो नहीं हो रहा है, मतलब फ्रैक्शन वैल्यू है कुछ, तो फ्रैक्शन जुड़ते 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 कुछ ना कुछ बन सकता है, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, इसलिए इसीलिए अपन अप्रोचिंग लगा रहे हैं। ठीक है, अच्छा सर, ठीक है सर, है ना। हाँ, और क्या इसके पहले का पहला? हाँ भाई नहीं ये सर, वाला, इसके बाद वाला। अच्छा, ये वाला। हाँ सर, ये y माइनस एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर माइनस एक्स, जो m2 है स्लोप, उसमें न्यूमरेटर में 1 कैसे आया सर? अरे न्यूमरेटर में 1 नहीं आया, कुछ भी आया हो न्यूमरेटर में, कोई भी कांस्टेंट है, अपॉन में 0 है, मैं ये बोल रहा हूं। ओके सर, क्योंकि है ना। हाँ, वो 1 जरूरी नहीं आना, तो सही बोल रहा है, 1 जरूरी नहीं आना। एंड सर कल आपने y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का ग्राफ बताया था। y इक्वल टू मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1, उसका आपने बताया था ग्राफ। हाँ हाँ हाँ। तो सर अगर हम मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 ले तो उसका ग्राफ भी सेम होगा कि अलग हो जाएगा? मॉड y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 बिल्कुल अलग हो जाएगा सर, वो एक बार बता दो कैसे। अरे यार, मैंने टाइप्स ऑफ फंक्शन में बताया, पूरा ग्राफ बताया मॉड्यूलस के। ठीक है सर, ठीक है ना। और अगर तेरे को कहीं भी ऐसी दिक्कत आ रही हो ना, तो तू एक काम कर सकता है, मैंने अभी अपने जो मेरा चैनल है उस पर भी डाला है, ग्राफ यूज इन कैलकुलस ऐसे करके एक छोटा सा 10-15 मिनट का वीडियो है, उसमें जितने भी ग्राफ पढ़ा दिए हैं और जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में भी जो पढ़ लिए हैं, जो आगे चल के तेरे को इसके बाद डेफिनेट इंटीग्रेशन और एरिया अंडर कर्व वगैरह में लगेंगे ग्राफ कैलकुलस में, वो सब है उसमें, तो वो भी देख लेना एक बार। हाँ हाँ भाई, चलो क्वेश्चन करो। पढ़ाया क्या? कुछ नहीं पढ़ाया अभी, शुरू करो, क्वेश्चन बनाए। सर तो जो टेस्ट पोस्टपोन रखा है सर हमारा इस बार, हाँ, तो उसके बाद सिलेबस क्या है हमारा जो होगा 31 को? उसमें सिलेबस आज मुझे मिला है, शायद मैंने भी आज मुझे इन्फॉर्म किया गया कि सर वो, क्योंकि मेरे से परमिट लेनी पड़ती है, तो मेरे को अपडेट किया गया था कि
इस बार नहीं हो रहा, तो मुझे भेजा गया है, एक मिनट रुक। कहाँ गया भाई, एक मिनट, क्वेश्चन करो अब तक, देखते हैं। इसमें मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन और एओडी लिखा है, लेकिन एओडी में अभी हमसे पूछा जाएगा कहां तक, मतलब ये ऐड हो जाएगा। पहले एमओडी तक ही आ रहा था ना, मेथड ऑफ डिफरेंशिएशन तक ही आ रहा था शायद, हाँ है ना? सर। यस सर। यस तो सर। अब एओडी भी आ जाएगा। एओडी में हमसे पूछ लिया जाएगा, क्वेश्चन दिए जाते हैं, मेरे से प्रूफ रीड होता है, फाइनल प्रूफ रीड। तो मैं जहां तक हो जाएगा वहीं तक अपन रखेंगे, निश्चिंत रहे। सर अब अगले संडे टेस्ट होगा? हाँ शायद 30 को है अब टेस्ट, 30 या 31 को। 31 को। हाँ 31 को है टेस्ट। वो आपका केमिस्ट्री का किसी वजह से सर की शायद तबीयत खराब थी, इसकी वजह से डिले हो गया था, तो सर शायद अभी कंटिन्यू हो गया क्या केमिस्ट्री? यस सर, स्टार्ट हो गया। यस सर, आज ही हुआ है। तो ठीक है, तो वो डिले होंगे उसकी वजह से, क्योंकि पेपर पहले ही बन जाता है ना, इसलिए कर दिया गया होगा, कोई दिक्कत नहीं। डिटरमाइन पी सच दैट द लेंथ ऑफ सब टेंजेंट एंड लेंथ ऑफ सब नॉर्मल इज इक्वल फॉर द कर्व y is equal to e to the power px plus px at the point 0,1 plus minus half। ठीक है पीयूष, लक्ष्य, अजय, कुसुम, बनाओ बनाओ। ठीक है ऋषभ। अरे बड़ा अच्छे दिन जा रहे हैं अभी, पता है, कुछ बच्चे मिल रहे हैं पुराने, आप लोग भी कहीं निकल जाओगे, फिर कहीं कुछ सालों बाद कहीं ना कहीं किसी ना किसी वजह से वापस बच्चे मिलते हैं, तो बड़ा मजा आता है। सर हाँ सर आपसे कुछ पूछना था। हाँ पूछना ही होगा, तभी बोलेगा तू, कुछ बताओ। सर पूछना था कि किसी चैप्टर को एडवांस लेवल पे कैसे प्रिपेयर करें। तू क्वेश्चन लगाता जा बस यार, अच्छे क्वेश्चन ढूंढ, उसके केवल अच्छे क्वेश्चन कर। जैसे अगर किसी चैप्टर के तेरे पास सही क्वेश्चन बनने लगे हैं कि एवरेजली सर सारे क्वेश्चन बन ही जाते हैं, जो भी एवरेज क्वेश्चन होते हैं डीपीपी के मॉड्यूल के, तो फिर उसके अच्छे क्वेश्चन उठा, लगातार रोज का बना कि भाई ये वाला चैप्टर तो एडवांस लेवल पे ले ही जाना है। तो जो भी अच्छी बुक है उस अच्छी बुक के क्वेश्चन लगा, अच्छे से अच्छे क्वेश्चन लगा। सर अच्छे क्वेश्चन मतलब मल्टी करेक्ट या फिर सिंगल करेक्ट? पहले सिंगल करेक्ट तो लगा। ये देख, सिंगल और मल्टी वल्टी कुछ नहीं होते, तेरे को भरपूर समय मिलता है। अच्छा जे एडवांस में अच्छा करने के लिए भरपूर समय होता है, अच्छा खासा समय मिलता है बेटा। 60% 70% आपको करना होता है, मतलब हाईएस्ट फर्स्ट रैंकर के भी 78-75% होते हैं, मतलब वो भी समय लेके आराम से बनाता है क्वेश्चन। तो समय की कमी नहीं पड़ेगी, तेरी स्पीड अपने आप बढ़ जाएगी। बस बनाते समय हमें इतना से याद रखना है कि जो भी अच्छे से अच्छे क्वेश्चन आपके पास हैं या बुक्स हैं, क्वेश्चन नहीं छोड़े उसमें से कुछ भी, पता नहीं कौन सा कब काम आएगा। सब टेंजेंट इज y by y डैश। सब नॉर्मल इज y by डैश। मॉड है, मॉड हटाएंगे किसी भी एक तरफ से, प्लस माइनस लगा लें, ये हट गया, ये हो गया y डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1। अब परफेक्ट स्क्वायर नेगेटिव तो होगा नहीं, इसलिए y डैश स्क्वायर होगा 1, तो y डैश इक्वल टू हो गया प्लस माइनस 1। कुछ लोग क्या करते हैं, वो भी गलत नहीं है, आप सब टेंजेंट अलग निकालो, सब नॉर्मल अलग निकालो और उसके बाद उनको इक्वेट करो, दैट इज ऑल्सो गुड। मैंने ऐसे बना लिया है, ठीक है। तो y डैश आप डिफरेंशिएशन कर लो इसका। y डैश कितना आ रहा है एट 0,1, तो y डैश इज e टू द पावर px इंटू p, चेन रूल, और प्लस p, और एट x इक्वल टू 0, तो e की पावर 0, सो इट इज 1 इंटू p प्लस p, सो दैट इज 2p। तो y डैश आ रहा है 2p, सो 2p इक्वल टू है प्लस माइनस 1, सो p इक्वल टू है प्लस माइनस 1/2। आप अलग से निकाल के भी बना सकते थे, कोई गलत बात नहीं है। हाँ ऋषभ पूछ लेना, ठीक है पूछ लेना।
ठीक है, तो ये यहां तक टेंजेंट नॉर्मल यहीं तक थे। मैंने आपको एरर अप्रोक्सीमेशन पढ़ाया, मैंने आपको रेट मेजर पढ़ाया, हम लोगों ने टेंजेंट नॉर्मल में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल एट द पॉइंट एंड फ्रॉम द आउटसाइड द पॉइंट टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन पे क्वेश्चन किए। हम लोगों ने एंगल बिटवीन टू कर्व एट द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन का केस किया, और फिर हमने सबसे आखिरी में लेंथ ऑफ टेंजेंट लेंथ ऑफ नॉर्मल लिए। इसके बाद हम शुरू करने वाले हैं मोनोटोनिसिटी, इट इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। लेकिन उससे पहले एक चीज और बतानी है, मैं हर साल ये बात बताता हूं और हर साल कहीं ना कहीं ये यूज हो जाती है, इसीलिए इसमें भी देख लेते हैं। एक मिनट, हाँ ये कंसेप्ट है। सर एक डाउट था पिछले सवाल इस क्वेश्चन में। हाँ सर। बोल। सर जब हमने y डैश के स्क्वायर रूट लिया हाँ, तो सर सिर्फ 1 आना चाहिए ना? क्यों? एक्स स्क्वायर, क्या बात कर रहा है यार, ऐसी बातें नहीं करते। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस 1 होता है या प्लस 1 होता है ओनली? सर मेरा मतलब y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं लिख सकते ना? वाई डैश इक्वल टू प्लस माइनस 1 ही तो लिखा है। y डैश स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 1 नहीं लिख सकते। अरे यार कैसी बातें कर रहा है? एक्स स्क्वायर की वैल्यू -1 हो सकती है क्या रियल फंक्शन के लिए? कॉम्प्लेक्स नंबर हो जाएगा। तो सर उधर लिखा हुआ है ना आपने? अरे मैंने ये लिखा था, ये आया था क्रॉस मल्टीप्लाई होके, ये आया था, इसमें हम माइनस साइन नहीं ले सकते इसलिए प्लस लिखा। तुझे प्लस नहीं दिखाई दे रहा, माइनस दिखाई दे रहा है। मैंने नहीं कहा कि वाई डैश स्क्वायर इक्वल टू प्लस माइनस 1 होगा, तभी तो मैंने 1 लिखा कि ये चीज पॉसिबल नहीं है इसलिए 1 लिखा। इसी तरह फिर अपन ने रूट लगाया, फिर प्लस माइनस आया। ठीक है। अच्छा भाई एक आखिरी चीज और, कभी कभी क्वेश्चन आते हैं आगे, आप डिफरेंशियल इक्वेशन जब पढ़ेंगे उसमें जब एडवांस लेवल के आप प्रॉब्लम देखेंगे, थियोरेटिकल प्रॉब्लम आते हैं एडवांस लेवल के, तो उन क्वेश्चनों में आपको फंक्शन के बारे में कुछ भी नहीं दिया होता, मतलब फंक्शन नहीं दिया होता कि वाई एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स है लॉग एक्स है, कुछ भी नहीं दिया होता। केवल कह देता है एक फंक्शन है और उसका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट, मतलब मैं यहां पे हेडिंग डाल देता हूं इसी बेस पे कि प्रॉब्लम या कॉन्सेप्ट यूज फॉर intercept of tangent or normal with axis। ठीक है, मैं एक कंसेप्ट बता रहा हूं, जब भी कभी आपको ऐसा कोई फंक्शन ना देके या फंक्शन दिया भी होगा और आपसे टेंजेंट नॉर्मल का जो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पर इंटरसेप्ट कट हो रहा है उससे उसके बीच में कुछ रिलेशन बनाएगा, तो आपको फिक्स एक्स इंटरसेप्ट याद रखना है, वाई इंटरसेप्ट याद रखना है, फिक्स है वो, हम हर कर्व के लिए रहेगा। तो वो कंसेप्ट और सीख लें। जैसे मान लो ये कोई कर्व बन रहा है, मैंने इस पर एक ये कर्व दे देगा, कह देगा बस y इक्वल टू एफ एक्स, इसके अलावा कुछ नहीं देगा। ठीक है, अभी मेरे पास का एक भी क्वेश्चन नहीं है क्योंकि डिफरेंशियल इक्वेशन में यूज होगा, लेकिन क्योंकि टेंजेंट नॉर्मल का कंसेप्ट है इसलिए मैं यहां पे बता रहा हूं। मैं पूछूंगा आपसे कि भाई ये बताया था, बताओ क्या बताया था। ठीक है, इंटरसेप्ट का ये कोई पॉइंट P है, इस पर टेंजेंट ड्रॉ हुई, सपोज दैट दिस इज टेंजेंट, इस पर एक वेरिएबल पॉइंट मान लिया स्मॉल एक्स कॉमा स्मॉल वाई, और इस पर टेंजेंट ड्रॉ कर दी और समझ लेट m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ टेंजेंट, मैंने टेंजेंट का स्लोप मान लिया है। ठीक है, तो टेंजेंट की इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, टेंजेंट की इक्वेशन क्या होगी? कैपिटल Y माइनस वाई, स्मॉल एक्स स्मॉल वाई कॉन्टेक्ट पॉइंट है, कैपिटल Y वेरिएबल मान लिया है और स्मॉल एक्स स्मॉल वाई को ऐसा मान के चल रहे हैं कि ये नोन पॉइंट है। y माइनस वाई, कैपिटल Y माइनस स्मॉल वाई, m इंटू कैपिटल X माइनस एक्स, स्लोप पॉइंट फॉर्म से टेंजेंट की इक्वेशन। नॉर्मल की इक्वेशन
y माइनस वाई इक्वल टू -1/m x माइनस एक्स। अब यहां से टेंजेंट के लिए, फॉर टेंजेंट, अगर मैं x इंटरसेप्ट निकालना चाहता हूं तो x इंटरसेप्ट पे, x एक्सिस पे x इंटरसेप्ट होगा ये लेंथ, ठीक है। इसे निकालने के लिए मैं कैपिटल Y को 0 करता हूं और कैपिटल X की जो वैल्यू आएगी दैट इज x इंटरसेप्ट। तो कैपिटल Y 0 किया, इट इज -y इक्वल टू m इंटू कैपिटल X माइनस एक्स। m डिवाइड हुआ, x उधर गया, तो कैपिटल X इक्वल टू आएगा x माइनस वाई बाय m। सो इट्स कोऑर्डिनेट इज x माइनस वाई बाय m, 0। ये याद रखना, भले ही निगेटिव साइड कट कर रहा हो इंटरसेप्ट या पॉजिटिव साइड कट कर रहा हो, आपके लिए इंटरसेप्ट यही रहेगा सारे केसेस में। कोई भी करवा जाए वो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव अपने आप होता रहेगा। एंड व्हाट इज m? m इज द स्लोप ऑफ टेंजेंट मींस dy बाय dx, ठीक है। सिमिलरली y इंटरसेप्ट, तो y इंटरसेप्ट के लिए अपन कहेंगे क्या, कैपिटल X को 0 करो। तो इसी में कैपिटल X की 0 किया, इसको उधर लाए, तो कैपिटल Y आ रहा है y माइनस mx। अगर आप याद रख पाए तो बहुत मजा आएगा क्वेश्चन करने में। 0, y माइनस mx। केवल टेंजेंट का x इंटरसेप्ट और y इंटरसेप्ट याद रखें, नॉर्मल का अपने आप याद हो जाएगा। कैसे? मान लो इसी पॉइंट पे अगर नॉर्मल बोलता, टेंजेंट का क्वेश्चन नहीं होता, नॉर्मल का होता, तो नॉर्मल का x इंटरसेप्ट क्या होगा, केवल m की जगह -1/m रख दो। जहां जहां m लिखा है आपने वहां पर -1/m लिख दें, तो ये हो जाएगा x प्लस, क्योंकि यही अंतर आया है, x प्लस my, 0। और y इंटरसेप्ट में m की जगह -1/m रखेंगे तो 0, y प्लस x/m। तो आपको ये याद रखने की जरूरत नहीं है कभी भी, ये बहुत यूज होता है, ठीक है। जेई एडवांस में अभी कुछ सालों पहले ही, मतलब 1-2 साल पहले ही क्वेश्चन आया था इसका। तो कभी भी आपको x इंटरसेप्ट या y इंटरसेप्ट बोलेगा, टेंजेंट या नॉर्मल का कर्व के बारे में ज्यादा नॉलेज है नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा। x इंटरसेप्ट x माइनस वाई बाय एम, मैं पूछूंगा कि व्हाट इज द x इंटरसेप्ट ऑफ टेंजेंट, दैट इज x माइनस वाई बाय एम, एंड y इंटरसेप्ट इज y माइनस एम एक्स। किसी को डाउट है इसमें? ठीक है, लिख लें बच्चों। और हम इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग शुरू करेंगे। द सेकंड चैप्टर ऑफ एओडी, वो चलेगा करीबन 3 दिन, 3 लेक्चर चलेगा, आज फिर अगले 2 लेक्चर, एंड देन मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर हाँ बच्चे। सर इसमें जैसे आपने बोला कि जो पॉइंट्स रखने होंगे एक्स और वाई में, वो साइन के साथ रखेंगे? नहीं, आपको जैसे जो भी पॉइंट दिया होगा, मेरे पास अभी क्वेश्चन नहीं है, नहीं तो मैं क्वेश्चन करा देता, ठीक है। आप लिख लें, मैं देख लेता हूं। आपने बोला ना कि कर्व में पॉइंट कोई भी हो, कर्व नेगेटिव हो या पॉजिटिव, अपन पॉइंट्स उसी सर पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, मान ले तुझे ऐसा दिखे कि कोई, मान ले वो ग्राफ भी दे दिया, कुछ क्वेश्चन में ग्राफ दे देते हैं, एडवांस में क्वेश्चन आते हैं उसमें कई बार ग्राफ भी दे देता है। मान लो ग्राफ ऐसा दे दिया, ग्राफ दे दिया ऐसा, अब तुम्हें दिख रहा है ये टेंजेंट सर ये यहां पर जा रही है क्या सर? तो इसमें इंटरसेप्ट नेगेटिव आएंगे ना एक्स के? हाँ, तो आपको इंटरसेप्ट बोलो, आप वही बोलोगे x माइनस वाई बाय एम, 0, हम यही बोलेंगे। क्यों? ध्यान से देख, इसमें x नेगेटिव हो गया। हाँ अरे x नेगेटिव हो गया या x पॉजिटिव भी रहा, m की वैल्यू भी पॉजिटिव रही, क्वांटिटी जो आएगी ना वो अपने आप नेगेटिव आएगी। तो आपको इंटरसेप्ट ये सोचने की जरूरत नहीं है कि इंटरसेप्ट नेगेटिव है तो माइनस साइन लूं या पॉजिटिव साइड है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए तो हमें ग्राफ बनाने की भी जरूरत नहीं होती। अगर आपसे एक बार बोला गया कि ये कोई भी कर्व है उसका x इंटरसेप्ट क्या है, तो x इंटरसेप्ट इज ऑलवेज x माइनस वाई बाय एम, क्योंकि यहां पे हमने कुछ भी नहीं देखा है, हमने कॉमन केस लेके बनाया है। यहां पे x नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी हो सकता है। अंडरस्टूड? हाँ यस सर। हाँ, यूनिवर्सल केस है, ऑलवेज रिमेंबर। चलिए आगे। नॉर्मल टेंजेंट में इतनी वैरायटी ऑफ प्रॉब्लम आती है? हाँ, बस इतनी वैरायटी की प्रॉब्लम आती है। वैरायटी कुछ भी हो सकती है लेकिन बेसिक यही है बस, थ्योरी इससे ज्यादा है ही नहीं, पूरे एडवांस में कहीं नहीं है थ्योरी इससे ज्यादा। आओ देखें सर, जो मिनिमम डिस्टेंस बिटवीन कर्व्स का जो कॉन्सेप्ट है वो भी मोनोटोनिसिटी में ही है? मिनिमम टेंजेंट का जो कर्व का केस है
हम टेंजेंट में ले सकते हैं उसे। मैं बताऊं क्या, ये क्वेश्चन प्रॉब्लम बेस हो गया। तुम डाउट डालना बेटा, तो मजा आएगा। आप बना रहे हो ना, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आपको आपके पास हो, या जेई मेंस में पूछा गया, इस बार भी पूछा गया, आप वो भी ले सकते हो। ठीक है, तो आप फ्राइडे को उसमें क्वेश्चन डाल देना डाउट में, अपन सैटरडे को डिस्कस करेंगे, तो सभी लोगों को पता लगेगी। अच्छा अच्छा वही रहेगा। ओके सर। हाँ भाई, हम बात कर रहे हैं मोनोटोनिसिटी। इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग। इट इज नॉट अ मैक्सिमम मिनिमम। मैक्सिमम मिनिमम इज एक्सट्रीम, एक्सट्रीमम कहलाता है। एक्सट्रीमम मतलब कॉमन वर्ड है ये। जैसे मैं आपसे बोलूं मोनोटोनिसिटी का मतलब क्या, जैसे मैं आपसे बोलूं कि कोई कर्व है वो मोनोटोनिक है। अगर मैंने आपसे बोला कि कोई कर्व है जो कि मोनोटोनिक है, तो इसका यह मतलब निकला कि वो कर्व या तो इंक्रीजिंग है या वो कर्व डिक्रीजिंग है। उसको ऐसे समझते हैं। अगर हमने कहा कि कोई कर्व मोनोटोनिक है, इसका मतलब या तो वो पूरे डोमेन में हमेशा इंक्रीजिंग है या वो हमेशा डिक्रीजिंग है। अगर मैंने कहा क्या सर 1-1 होगा? नहीं, अब यहां पे 1-1 वाली बात नहीं हो रही, क्योंकि 1-1 में जो हमने dy dx सीखा था उसमें हमने केस लगाया था क्या, इट इज नॉट फॉर पीरियोडिक फंक्शन। एग्री? बट मोनोटोनिसिटी इज ऑलवेज फॉर ऑल केस। फॉर पीरियोडिक फंक्शन, पीरियोडिक फंक्शन है 10x है, 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, बट वो 1-1 नहीं है। 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है पर वो 1-1 नहीं है। कंफ्यूजन होगा, अभी मैं कंफ्यूजन दूर करूंगा, अभी शुरू किया है, टेंशन ना ले। हाँ, अभी तो कुछ पढ़ा है क्या? दोनों नहीं करेगा ना ये? क्या इंक्रीज और डिक्रीज दोनों नहीं करेगा ना कौन? ये मोनोटोनिक फंक्शन? हाँ, मोनोटोनिसिटी में इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग दोनों आ जाएंगे। मैं समझा रहा हूं। मोनोटोनिक का मतलब क्या होता है वो भी समझते हैं। अगर हम बोलते हैं कि कोई एनी कर्व इज मोनोटोनिक, हमें कर्व नहीं दिया और आपसे कहा गया कि वो मोनोटोनिक है। मोनोटोनिक का मतलब यह है कि वो अपने पूरे डोमेन में या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है, डिक्रीज नहीं कर रहा, या तो हमेशा इंक्रीज कर रहा है तो डिक्रीज नहीं कर रहा, और या तो हमेशा डिक्रीज कर रहा है, इंक्रीजिंग का केस नहीं आ रहा है। अगर कोई फंक्शन मोनोटोनिक होता है तो वो अपने पूरे डोमेन में या तो हमेशा इंक्रीज करता है या हमेशा डिक्रीज करता है। अभी आएगा सब, मैं लिखवाऊंगा। ठीक है। इफ फंक्शन इज नॉन मोनोटोनिक, इसका मतलब है वो इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है अपने डोमेन में। लाइक साइन एक्स, साइन एक्स इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन इन देयर डोमेन। साइन एक्स अपने पूरे डोमेन में, अगर पूरा डोमेन लिया जाए तो वो नॉन मोनोटोनिक है। इसका मतलब है कि वो इंक्रीज भी करता है, डिक्रीज करता है, इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। बट log x इज अ मोनोटोनिक फंक्शन, क्योंकि log x हमेशा इंक्रीज करता है। y इक्वल टू एक्स स्क्वायर इज नॉन मोनोटोनिक फंक्शन, डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, दोनों कर रहा है। तो कोई फंक्शन अगर मोनोटोनिक बोला गया है तो वो इंक्रीज करेगा या डिक्रीज करेगा। कोई फंक्शन नॉन मोनोटोनिक बोला गया है, इसका मतलब ना तो वो इंक्रीज कर रहा है ना वो डिक्रीज कर रहा है। ठीक है? क्या e की पावर x भी मोनोटोनिक हो जाए? e की पावर x, e की पावर -x, ये सब मोनोटोनिक फंक्शन है। सर एक कंफ्यूजन हो गई। क्या सर एक कंफ्यूजन हो गई। मैं नहीं सुन पाया, क्या बोल रहा है? सर कंफ्यूजन हो गई। एक मोनोटोनिसिटी, क्या कंफ्यूजन हो गई? सर मोनोटोनिक फंक्शन है तो या तो वो सिर्फ इंक्रीज करेगा या तो सिर्फ डिक्रीज करेगा। बिल्कुल। तो एक y की वैल्यू को वो एक ही बार तो कवर करेगा, तो 1-1 होना चाहिए ना। अरे यार 10x है, 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। यस सर। 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है पर वो 1-1 नहीं है। यस सर। 10x एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। इंक्रीजिंग फंक्शन का मतलब क्या होता है भाई? बहुत सारे लोगों को एक ही चीज ऐसा लगता होगा, ये बार बार क्यों दोहरा रहे हैं यार बच्चे के लिए। मैं बार नहीं दोहरा रहा हूं, मैं आपके दिमाग में डाल रहा हूं वो चीज, उसमें थोड़ा चेंजेस आ रहा है। अगर आप ध्यान से सुन रहे हैं, अगर आप सिर पकड़ के बैठे हैं तो अलग बात है, अदरवाइज आप ध्यान से सुन रहे हैं तो आपको समझ में आएगा। हम अलग अलग चीजों के बारे में बात कर रहे हैं। अगर
10x इंक्रीजिंग का मतलब क्या है? x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू बढ़ रही है। डिक्रीजिंग का मतलब है x की वैल्यू बढ़ाने पर y की वैल्यू कम हो रही है। ठीक है। अब अगर कोई पीरियोडिक फंक्शन है लेकिन वो इंक्रीजिंग है, ध्यान रखना मोनोटोनिसिटी ऑलवेज कंसीडर in whole domain। ठीक है, मैं अभी ये वाला पॉइंट भी हटा रहा हूं। ठीक है, ये अगले अगले उसमें लेंगे, पहले मैं कंफ्यूजन जो है वो दूर करता हूं। ठीक है, अगर हम कह रहे हैं मोनोटोनिक, इसका मतलब है इफ फंक्शन इज increasing or decreasing in their domain, then it is monotonic। like एग्जाम्पल लें तो e की पावर x log x x क्यूब 10x एंड सो ऑन। ठीक है, etc। नॉन मोनोटोनिक, इफ फंक्शन इज इंक्रीजिंग as well as decreasing in their domain, then it is non-monotonic। कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? क्या होगा बता? कांस्टेंट फंक्शन क्या होगा? नॉन मोनोटोनिक। नॉन मोनोटोनिक होगा बस। इट इज एक्स स्क्वायर साइन एक्स मॉड एक्स, दे ऑल आर नॉन मोनोटोनिक फंक्शन। ठीक है, कांस्टेंट फंक्शन बेटा मोनोटोनिक नहीं होगा। वैल्यू बढ़ाने पर अगर वैल्यू बढ़ेगी तो वो मोनोटोनिक है, या वैल्यू बढ़ाने पर वैल्यू कम होगी तो वो मोनोटोनिक है। सर ये जो 10x है सर, ये किसी फिक्स पीरियड के लिए तो मोनोटोनिक होगा ना? हाँ मोनोटोनिक होगा ना, मैंने लिखा है 10x। नहीं सर, एक फिक्स पीरियड के लिए होगा ना, मतलब पूरा ग्राफ तो हम नहीं कह सकते कि वो मोनोटोनिक होगा। पूरा ग्राफ कह सकते हैं, पूरा ग्राफ कह सकते हैं। अरे लड़के पूरा नहीं, कोई बोलते हैं अगर π/2 पे नहीं। ये पढ़ा कर। अच्छा है, अच्छा ठीक है। समझ रहा है मैं क्या कह रहा हूं? हाँ समझ गए। हाँ, ध्यान रखना सभी लोग, छोटी बात नहीं है, बड़ी बात है। जब वो पॉइंट जिस पे उसका डोमेन डिफाइन नहीं होता है उस पे आंखें बंद कर लेते हैं। जो डोमेन में नहीं है पॉइंट, उस पे आंखें बंद कर लेते हैं। लाइक 10x देख, अभी कंफ्यूजन दूर करते हैं। ये रहा π/2। ठीक है, मैं 0 से आगे बढ़ा, जैसे जैसे आगे बढ़ रहा हूं 10x का ग्राफ बढ़ रहा है। जैसे ही मैं π/2 पे पहुंचूंगा, π/2 के लेफ्ट तक तो जाऊंगा, π/2 पे जैसे पहुंचूंगा, बिकॉज π/2 नॉट बिलोंग्स टू द डोमेन ऑफ 10x, हम आंखें बंद कर लेंगे। सर आपका वीडियो पॉज हो गया। तो आंखों के साथ रुक गई सर ये वीडियो। हाँ, इंटरनेट अनस्टेबल हो रहा है।
बहुत बारिश हो रही है मस्त वाली। वीडियो भी बहुत लाइक कर रही है। आवाज आ रही है। आवाज नहीं आ रही है नहीं बोला। आवाज नहीं आ रही। रोबोटिक साउंड आ रही है। चलो ठीक है। आपकी आवाज आ रही है, किसी के माइक से आ रही थी। अच्छा अभी ठीक है। यस सर। यस सर। ठीक है। सर तो कोई भी ऐसा पॉइंट होगा, अभी रुक जा यार, इतने सवाल मत किया अगर, पहले सुना करो। जैसे ये दिया हुआ है, ठीक है, हमने डेरिवेटिव किया, इसका डोमेन पहले लिख लो, पहले डोमेन लिख लिया करो, ऑल रियल एक्सेप्ट देन जीरो। इसकी एक्स की वैल्यू हम जीरो नहीं रख सकते। अब dy बाई डी एक्स क्या डिफरेंशिएशन होगा 1 बाय एक्स स्क्वायर, इट इज ऑलवेज नेगेटिव। यस सर। dy बाई डी एक्स इज ऑलवेज नेगेटिव, मतलब फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग है। देखो इसका ग्राफ कैसा बनता है, ऐसा बनता है, आता है ना। यस सर। अरे रेक्टेंगुलर हाइपरबोला एक्स वाई इक्वल टू सी स्क्वायर। अब हम जीरो के लेफ्ट में हैं, हम एक्स की वैल्यू बढ़ा रहे हैं, एक्स की वैल्यू जैसे बढ़ा रहे हैं, वैल्यू क्या हो रही है वाई की, ग्राफ नीचे आता जा रहा है, डिक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है। फिर हम जैसे ही जीरो पर पहुंचने वाले हैं, तब तक तो हम देख रहे हैं एग्जैक्टली जीरो पे आंखें बंद कर लेते हैं, फिर आंखें खुलेंगी एक्स की वैल्यू जीरो से जरा से बड़े पे, फिर हम बढ़ाना शुरू करेंगे वैल्यू, एफ एक्स का ग्राफ फिर डिक्रीज करेगा, मतलब फंक्शन ऑलवेज डिक्रीजिंग इन देयर डोमेन, सो इट इज मोनोटोनिक, इट इज मोनोटोनिक। समझ गया होगा सर? बस एक इसमें मिसकंसेप्शन क्लियर करना है, जब ग्राफ ब्रेक होता है उसके बाद जब वापस ग्राफ स्टार्ट हो रहा है तो हम उस पार्ट को ही डिक्रीजिंग देख के चलेंगे। हम पिछले ग्राफ और अगले ग्राफ में कोई लिंक नहीं बनाने की कोशिश करेंगे कि वो वहां पे डिक्रीज हो रही थी वैल्यू और वहां पे एकदम से इंक्रीज हो गई। ग्राफ जो है, जो जिस पॉइंट पे तू खड़ा होता है, अगर x की वैल्यू हम बढ़ा रहे हैं तो जिस पॉइंट पे हम खड़े हैं उसके पुराना देखेंगे ना, उसके पीछे वाला देख सकते हैं और उसके आगे वाला देखेंगे। एग्री? यस सर। अब जीरो पे जब तू खड़ा है तो जीरो के राइट में जब तू गया तो जीरो पे देखेंगे ना। यस सर। अगर जीरो प्लस पे तू खड़ा है और उस पे वैल्यू ये आ रही है तो हम जीरो पे देखेंगे, लेकिन जीरो हमारे डोमेन में ही नहीं है फंक्शन के, तो दिखेगा ही नहीं कुछ। सर वो बात मैं समझ गया, मैं मतलब ये पूछना चाह रहा हूँ, जैसे एकदम से वैल्यू बहुत कम थी और एकदम से बहुत ज्यादा हो गई तो उसका मोनोटोनिसिटी से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि वो पॉइंट जो है वो डोमेन में नहीं है। हाँ सर वो समझ में आ गया, मैंने एक्चुअली समझा नहीं पा रहा अपना क्वेश्चन। मैं तेरे को समझा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं, मैं शब्द दे रहा हूं वो। जैसे मैं जीरो माइनस पर खड़ा था, आंसर वैल्यू माइनस इन्फिनिटी थी। यस सर। जीरो प्लस पे हुआ तो वैल्यू इन्फिनिटी हो गई। यस सर। तो तेरा कहने का मतलब है सर माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी चला गया तो इंक्रीजिंग होना चाहिए। नहीं सर, मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि जैसे दोनों वक्त स्लोप तो डिक्रीज कर रहा है, हाँ, और बस वैल्यू में चेंज आ रहा है, मतलब वैल्यू का चेंज मोनोटोनिसिटी डिसाइड नहीं करता, स्लोप डिसाइड करता है। नहीं, वैल्यू में चेंज मोनोटोनिसिटी डिसाइड करता है, वैल्यू में चेंज मोनोटोनिसिटी डिसाइड करता है, लेकिन जिस पॉइंट पे आपको देखना है उस पॉइंट पे डिसाइड करता है। आप ठीक है सर। आप जीरो पे देखना चाह रहे हैं, जीरो पे दिखेगा ही नहीं क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। यस सर। ठीक है, जब भी हम वैल्यू बढ़ाते हैं, वैल्यू बढ़ाते आ रहे हैं, वैल्यू डिक्रीज करती आ रही है, हमें कैसे पता लग रहा है डिक्रीजिंग है? तुम्हें कैसे पता लग रहा है डिक्रीजिंग है? क्योंकि जिस वैल्यू पे आप खड़े हैं उसकी पुरानी वैल्यू पे जो वैल्यू थी फंक्शन की, उसके आगे बढ़ने पर वैल्यू कम हो गई, तो हम विद रिस्पेक्ट टू पास्ट इट इज लेस, सो इट इज डिक्रीजिंग। ठीक है, अब होना ही चाहिए था कि जीरो माइनस पे जो वैल्यू थी, मैं जीरो पे खड़ा होकर देखता कि वैल्यू क्या है, लेकिन जीरो पे हम खड़े नहीं हो पा रहे क्योंकि डोमेन में ही नहीं है। यस सर। और जीरो प्लस पे जब हम गए तो जीरो प्लस पे वैल्यू इंफिनिटी थी, तो हमें जीरो के रिस्पेक्ट में देखनी चाहिए, लेकिन जीरो पे हम खड़े नहीं हो पा रहे, तो फिर से हमारे लिए जीरो प्लस से चालू हुई चीज। ठीक है सर, समझ ठीक है। हाँ सर जीरो माइनस में से माइनस इन्फिनिटी थी और जीरो प्लस पे इन्फिनिटी, तो से इंक्रीजिंग है या कि यहां से वैल्यू इंक्रीज कर रही है? तू किस पे चेक कर रहा है ये? जीरो प्लस पर। तू किस पॉइंट पे चेक कर रहा है? जीरो पे चेक कर रहा है ना, जीरो प्लस जीरो माइनस। यस सर। जीरो डोमेन में नहीं है, ओके सर, इसलिए चेक नहीं कर सकते।
अब देखो ये घपला हो गया, ये मैं, तुम लोग क्वेश्चन इतना पूछते हो ना कि सब गड़बड़ हो जाता है फिर। चलो ठीक है, चलेगा। हाँ भाई, तो मैं पहले ले रहा हूं, इसको हटा रहा हूं और पहले ले रहा हूं पॉइंट पे, पॉइंट, ठीक है, किसी पॉइंट पे। अच्छा एक बात और देखो, तुम लोगों से पूछता हूं, हाँ भाई, आगरा सेंटर पे जो उल्टा होके बैठा हुआ है, हाँ भाई, तुझसे पूछता हूं, सर कौन? तू समझ गया होगा कौन यार? मैं। हाँ बिल्कुल, शाबाश। अच्छा एक बात बता, तू तेरे साथ वाला जो बात कर रहा था, मतलब बात करना कुछ गलत बात नहीं है, इससे मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि तू पढ़ता लिखता नहीं है, ठीक है, हो जाता है, बगल में दोस्त बैठा रहता है, कभी कभी मन कर जाता है। जैसे हमने, तेरे को समझ में आया सब लोगों को, आगरा सेंटर पे, इंदिरापुरम, सेक्टर 4 और आगे जितने और एक्स्ट्रा हैं, सब लोगों को यहां तक समझ में आ गया? अब मैं आपसे पूछता हूं कि क्या फंक्शन को इंक्रीज या डिक्रीज देखने के लिए उसका कंटिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना जरूरी है? मैं यहां पर किसी पॉइंट पर देखना चाह रहा हूं, मान लो ग्राफ चल रहा है और मुझे किसी पॉइंट पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग देखना है, ठीक है, तो मैं आपको जैसे ग्राफ बना के बताता हूं, मजेदार ग्राफ बनाएंगे, बहुत सारे ग्राफ बन सकते हैं, 5-6 तो बनेंगे ही कम से कम। मैंने एक ग्राफ बनाया है, ठीक है, इस ग्राफ में x इक्वल टू a पर ये क्या है, क्या हम डिफाइन कर पाएंगे वैसे मोनोटोनिसिटी इसकी? नहीं a सर, पर नहीं कर सकते। सर डोमेन के बाहर है। तो डोमेन में है ना, ये पॉइंट हैगा, a पर ये वैल्यू मिल रही है, इट इज इन डोमेन। नॉन मोनोटोनिक होगा ये। तो कंटिन्यूअस नहीं है ना, डिफरेंशिएबल नहीं है तो कह नहीं सकते। कंटिन्यूअस नॉट मोनोटोनिक। क्यों नॉन मोनोटोनिक है? सर क्योंकि इसके जस्ट पीछे और जस्ट आगे एक बार वैल्यू बड़ी है, एक बार वैल्यू छोटी है। और सर अभी तो आपने कहा ना वैल्यू पे मोनोटोनिक डिपेंड करती है, तो यहाँ पे तो वैल्यू ही सेम नहीं है। हाँ वैल्यू पे डिपेंड करती है ना, देखो ना, ए के लेफ्ट में, ए के जस्ट लेफ्ट में, देखो ए पे चेक कर रहे हैं, ए के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू यहां पे थी, ठीक है, ए पे, और दूसरा कलर ले लेते हैं, ए के जस्ट लेफ्ट में गए, वैल्यू यहां पे थी, एग्जैक्टली ए पर यहां पर हुई, कम हो गई, यस सर, यस सर, और राइट में आए फिर और कम हो गई, मतलब वैल्यू लगातार कम हो रही है। इसका मतलब फंक्शन जो है वो एट x इक्वल टू a पर मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, ठीक है। अगर मैं आपसे पूछूंगा कि ओवरऑल फंक्शन मोनोटोनिक है या नहीं, सो इट इज नॉन मोनोटोनिक। यस सर, ओवरऑल फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, क्योंकि फंक्शन इंक्रीज किया, फिर ए पर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज कर रहा है, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, तो हम कहेंगे फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है। बट एट x इक्वल टू a फंक्शन इज मोनोटोनिक। तो कोई नॉन मोनोटोनिक फंक्शन भी किसी पॉइंट पर मोनोटोनिक हो सकता है, लाइक साइन एक्स। साइन एक्स वैसे तो क्या है, एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, लेकिन पाई बाय 4 पे चेक करूं तो पाई बाय 4 पे साइन एक्स ऐसा बढ़ रहा है, यहां पे पाई बाय 4 है, पाई बाय 4 के लेफ्ट में वैल्यू कम है, पाई बाय 4 पे और बढ़ी, पाई बाय 4 के आगे जाएंगे और बढ़ेगी, तो फंक्शन क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है, तो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है उस पॉइंट पे। तो मेरी बात समझ में आ रही हो, किसी भी फंक्शन को मोनोटोनिक होने के लिए उसको कंटिन्यूअस डिफरेंशियल होना जरूरी नहीं है। स्टेटमेंट आ चुका है जेईई एडवांस में 2015 या 16 में, मोर देन वन का क्वेश्चन था, मोर देन वन में क्वेश्चन था, उसका एक स्टेटमेंट था ABCD में से, इफ फंक्शन इज मोनोटोनिक एट एनी पॉइंट देन इट मस्ट बी continuous and differentiable, it is not necessary, okay।
यस सर। सर ठीक है। आपने sin x का ग्राफ जो बताया हाँ, उसमें मोनोटोनिक ग्राफ π/4 से पाई के बीच में ही होगा ना, उसके बाद तो डिक्रीज कर जाएगा। तो डिक्रीज में भी मोनोटोनिक होगा। अगर आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सा पॉइंट ले रहे हो। तो वो सिर्फ पॉइंट के बीच में ही होगा ना, पूरा ग्राफ तो नहीं है। हाँ, तो मैंने बोला कि sin x एक नॉन मोनोटोनिक फंक्शन है, इंक्रीज डिक्रीज दोनों कर रहा है, लेकिन किसी पॉइंट पर वो मोनोटोनिक हो सकता है। सर ऐसे तो फिर 0 से π/4 पे भी बोल सकते हैं। 0 से π/4 पे, हाँ, तो अभी अपने इंटरवल के बारे में बात चालू नहीं की, अभी मैं पॉइंट के बारे में बता रहा हूं। हाँ ठीक है सर। हाँ, मैं इंटरवल में आऊंगा तो इंटरवल का बताऊंगा बेटा। हाँ भाई, तो मैं कुछ ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है, 5-6 ग्राफ बना रहा हूं, अपने हिसाब से नोट कर लेना कि भाई क्या क्या है, सोच लेना, और उसके बाद फिर अपन डिस्कस करेंगे, ठीक है। आप लोग मेरे साथ बनाते आए, अच्छा रहेगा। तो ये वाला कौन कैसा बनाया है? क्या जो अभी आपने बनाया है वो कैसे बनाया है? नॉन डिफरेंशिएबल बताया क्या आपने? हाँ, वो दिखाने के लिए कि वो शार्प कॉर्नर दे रहा है, ओके ठीक है। सर स्क्वायर का देख लो, मोनोटोनिक नॉन मोनोटोनिक। सर फोर्थ ग्राफ में वो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है? वो तो दोनों के Fourth? बीच में आ रहा है। 1 2 3 4 ये यस सर। ये इंक्रीज किया है और ये डिक्रीज किया है, और x इक्वल टू ए पे ये लिखा हुआ है, ये वाला पॉइंट है। सर ये तो नॉन है ना? ये ऐसा मत पूछ, तू अपने हिसाब से लिख ले, 6 के 6 का सभी लोग लिख लें कि क्या होगा तुम्हारे हिसाब से, और पूरे को मत देखना, केवल उस पॉइंट पे देखना, ठीक है, और फिर अपन बात करते हैं। पहले पॉइंट के बारे में सोच लें आराम से, और उसके बाद ओवरऑल भी सोचिएगा, ठीक है। पहले पॉइंट के बारे में सोचें, पॉइंट पे मोनोटोनिक है, नॉन मोनोटोनिक है, मोनोटोनिक है तो इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, सब सोच लें। और उसके बाद पूरे फंक्शन के बारे में सोचें। मान लो फंक्शन ऐसा ही चल रहा है कि ऐसा जा रहा है, ऐसा जा रहा है, ये भी ऐसा ऐसा जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये इधर जा रहा है, ये भी इस तरह का जा रहा है, ऐसा सोच लें, तो पूरे ओवरऑल फंक्शन के लिए हम क्या बोलेंगे, सर वो भी सोच लें। हाँ, सर जो पॉइंट्स डोमेन में नहीं होते उनके लिए नॉट डिफाइंड लिखते हैं सर। जो पॉइंट डोमेन में नहीं होते, हाँ, उसकी मोनोटोनिसिटी अपन डिफाइन नहीं करते। यस सर। ठीक है, सर लास्ट वाले का 0 है, मतलब ए पे वैल्यू। तू लिख ले जो तेरे को लिखना है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं, सब लोग कर ले, फिर अपन बात करते हैं। डन सर। ठीक है, हाँ भाई
चलो शुरू करें। सेकंड वाला नॉन मोनोटोनिक अरे लड़ना नहीं, ठीक है, तलवारें मत निकालना है, ठीक है। ए के लेफ्ट में गए, ए के लेफ्ट में वैल्यू ये होगी, ठीक है। ए के जस्ट लेफ्ट में वैल्यू यहां पे आ रही है, एग्जैक्टली ए पे बढ़ गई, और ए के राइट में गए तो यहां पर आ रही है, मतलब वैल्यू क्या हो रही है। अब लेफ्ट से राइट में चलो, लेफ्ट से राइट में चलो, एक्स की वैल्यू बढ़ाते जाने पर वैल्यू पहले बढ़ी और फिर कम हो गई, इसका मतलब फंक्शन इंक्रीज होके क्या हो गया, डिक्रीज हो गया, मतलब इंक्रीज डिक्रीज दोनों हुआ, इसलिए फंक्शन क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। समझने की कोशिश करें, ठीक है सर। ओवरऑल तो मोनोटोनिक ही कहेंगे ना? ओवरऑल भी नॉन मोनोटोनिक होगा ना यार, यस सर, क्योंकि इंक्रीज कर रहा था, फिर डिक्रीज कर गया, फिर इंक्रीज कर रहा है। सर पॉइंट पर भी वो नॉन मोनोटोनिक होगा ना? पॉइंट पे भी नॉन मोनोटोनिक है, ओवरऑल भी नॉन मोनोटोनिक है। एक डाउट है। यस सर। हाँ बोल। सर अगर कोई फंक्शन एक पॉइंट में नॉन मोनोटोनिक हुआ तो पूरा फंक्शन वैसे ही नॉन मोनोटोनिक नहीं हो जाएगा? बिल्कुल, लेकिन अगर फंक्शन किसी पॉइंट पे मोनोटोनिक हुआ तो हो सकता है वो ओवरऑल नॉन मोनोटोनिक हो। तो ऐसे फर्स्ट वाला भी, जैसे हमने सेकंड वाला किया, फर्स्ट वाला भी तो नॉन मोनोटोनिक होना चाहिए। फर्स्ट वाला ओवरऑल नॉन मोनोटोनिक है, इस पॉइंट पे तो मोनोटोनिक है ना। अच्छा, इस पॉइंट पे, हाँ ठीक है। पॉइंट पे अभी मैंने लिख दिया, यहाँ पे हेडिंग डली हुई है, हम केवल पॉइंट के बारे में, वो तो अपन ओवरऑल बात कर रहे हैं, ग्राफ है इसलिए। हाँ भाई, मोनोटोनिक है। लेफ्ट में वैल्यू ये थी, लेफ्ट में वैल्यू ये थी, एग्जैक्टली ए पर ये हो गई, और राइट में गए तो और बढ़ गई बच्चों, तो लगातार वैल्यू बढ़ रही है, सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। हाँ, और ये ग्राफ ऐसा है, ये ओवरऑल भी मोनोटोनिक है, मतलब इंक्रीज कर रहा था और इंक्रीज किया और इंक्रीज कर रहा है, लगातार चल रहा है। सो ओवरऑल इट इज मोनोटोनिक and also it is monotonic at x equal to a, but here at x equal to a it is monotonic but not overall monotonic, ठीक है। this one non monotonic बिल्कुल, x tending to a less, a से छोटे पे यहां पर था, exactly a पर कम हो गया और a के राइट में फिर बढ़ गया, तो वैल्यू डिक्रीज करके फिर इंक्रीज हो गई, so it is non monotonic। तो फंक्शन भी नॉन मोनोटोनिक होगा? हाँ, ये फंक्शन भी नॉन मोनोटोनिक है, बिल्कुल। हाँ भाई, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, बिल्कुल, वैल्यू कम थी, एग्जैक्टली ए पर बढ़ी, एग्जैक्ट और आगे बढ़े तो और आगे बढ़ी, लगातार वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है, सो इट इज मोनोटोनिक इंक्रीजिंग। और ये यूनिवर्सली मोनोटोनिक इंक्रीजिंग है, ठीक है, ओवरऑल भी इंक्रीजिंग है। इस पे not defined, it is not determined। फंक्शन तो मोनोटोनिक है ना? रुक जाना, एट एक्स इक्वल टू ए, रुक जाना लड़के, इसमें ए पर हम डिटरमाइन नहीं कर सकते, बिकॉज ए इज नॉट इन डोमेन, फंक्शन के कर्व के डोमेन में नहीं है, ये फंक्शन के डोमेन में नहीं है, ये होता तो वैल्यू मिलती। तो अगर कोई ऐसा पॉइंट है जो डोमेन में ही नहीं आ रहा तो उस पर अपन डिटरमाइन नहीं कर सकते। लेकिन अगर मैं ओवरऑल बोलूं तो ओवरऑल फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, मोनोटोनिक है, क्योंकि मोनोटोनिसिटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है। मेरे बच्चों समझ में आ रहा है तुम लोगों को? ठीक है, मोनोटोनिसिटी हमेशा डोमेन में देखी जाती है। ए अगर डोमेन का पार्ट नहीं है और हम ओवरऑल बोलेंगे तो ए को देखेंगे ही नहीं, ए को छोड़ के ये हमेशा क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब इसमें थोड़ा सा अपन नमक डालते हैं, ये हम नेक्स्ट चैप्टर के लिए भी बात करते हैं। इसके बाद आएगा मैक्सिमम मिनिमा, जहां जहां पर फंक्शन नॉन मोनोटोनिक है, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे फंक्शन मैक्सिमा या मिनिमा बना रहा है। ये मोनोटोनिक था, ये नॉन मोनोटोनिक है, देखो मैक्सिमा बना रहा है, सबसे बड़ी वैल्यू है ए पर लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा बोला जाता है। तुमने शायद फिजिक्स में पढ़ा कि नहीं अभी तक? लोकल नहीं पढ़ा बट मैक्सिमम मिनिमा पढ़ा।
देख बहुत सारी चीजें आएंगी अभी मैक्सिमम। फिजिक्स में तुम क्या पढ़ते हो? फिजिक्स में तुम पढ़ते हो कि मैक्सिमा का मतलब मैक्सिमम वैल्यू, मिनिमा का मतलब मिनिमम वैल्यू। एग्री? ऐसा नहीं होता मैथ्स में। ओवरऑल केस में हो सकता है कि जो मैक्सिमा हो वो मिनिमा से छोटा हो, ऐसा भी हो जाता है। जो मैक्सिमा हो वो मिनिमा से छोटा हो, कैसे मैं समझाता हूं। क्योंकि मैक्सिमा मिनिमा जो हम पढ़ते हैं फिजिक्स में, क्या पढ़ते हैं, लोकल का केस लेते हैं और वही केस वैलिड मान लिया जाता है। लेकिन समझने की कोशिश कीजिए, सारे मैक्सिमा और मिनिमा जो होते हैं जनरली लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा होते हैं। लोकल मैक्सिमा के क्या मतलब है? अपनी गली का शेर है। मतलब मान लो 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं, सुनना ध्यान से, 3 बच्चे एक साथ। लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा का मतलब क्या है? 3 बच्चे एक साथ बैठे हैं एक ही बेंच पे, बीच वाले के पास 5,000 रुपीज है, अगल बगल वालों के पास 10,000 रुपीज है। तो बीच वाला क्या है? मिनिमा है, एज कंपेयर टू नाइबर वो लोकल मिनिमा बना रहा है। उसके पास 5,000 रुपए है तब भी वो मिनिमा बना रहा है क्योंकि पड़ोसियों के पास उससे ज्यादा है। ठीक है, अब उसके पीछे वाली बेंच पे ही 3 बच्चे और बैठे हुए हैं, उसमें बीच वाले के पास 500 रुपए हैं और अगल बगल वालों के पास 100 रुपए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी वो क्या कर रहा है? लोकल मैक्सिमा बना रहा है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं मेरी बात? ठीक है, तो अब यहां पर जो मैक्सिमा है वो 500 रुपए रख के मैक्सिमा है और जो मिनिमा है वो 5,000 रख के भी मिनिमा है। तो ऐसा हो सकता है कि लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा से ज्यादा हो। ये हम पढ़ेंगे, अभी पढ़ेंगे, ठीक है, अभी आएगा। लेकिन जहां जहां पे भी फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होता है वहां पे वो मैक्सिमा या मिनिमा बनाता है, ये लोकल कहलाता है। मतलब इसकी हाईएस्ट या लोएस्ट वैल्यू हमें नहीं पता फंक्शन की, लेकिन एट पॉइंट ए इसके लेफ्ट में, मतलब ये जो खड़ा है ये इसके लेफ्ट और राइट की वैल्यू से ज्यादा है, तो ये मैक्सिमा बना रहा है। इसको देखो, ये क्या बना रहा है? ये मिनिमा बना रहा है, मिनिमा बना रहा है। एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू है उसके नाइबर से वो कम है। ए के लेफ्ट में और राइट में जो वैल्यू मिल रही है उससे एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू मिल रही है वो कम है। तो ए पर ग्राफ जो है वो क्या बना रहा है? मिनिमा बना रहा है। राइन समझ पा रहे हो? एग्जैक्टली ए पर जो वैल्यू है अगर वो आस पड़ोस में वैल्यू से ज्यादा है तो वो खुश है। हमारी जिंदगी ऐसी चलती है, हमें इससे थोड़ी समस्या है कि हमारे पास ज्यादा है क्या कम है। हमें यह समस्या है कि बगल वाले के पास ज्यादा नहीं होना चाहिए। हाँ कर दे ठीक है, ठीक है। मोनोटोनिसिटी वाला केस, ये पॉइंट का केस हुआ। अब हम आते हैं इंटरवल पे, इंटरवल या डोमेन। ठीक है सर, लोकल मैक्सिमा या मिनिमम की बात कर रहे हैं क्या? सर एक बार लास्ट स्लाइड, एक बार वापस ले रहा हूं। ठीक है सर, हम लोकल मैक्सिमा या मिनिमम की बात कर रहे हैं ना यहाँ पे? हाँ सर ठीक है सर। सर ये फर्स्ट केस में भी तो ग्राफ पहले a माइनस पे इंक्रीज हुआ, फिर डिक्रीज हुआ a पर, फिर a प्लस पे फिर इंक्रीज हो रहा है। नहीं, वो इंक्रीज हो रहा है लेकिन a प्लस पे वैल्यू a से कम है। हाँ सर, a प्लस पे वैल्यू a से कम है। तो जैसे जैसे तू a माइनस से a और a प्लस बढ़ा, a माइनस से a प्लस की तरफ बढ़ने पर वैल्यू लगातार कम हुई। यस सर, इसका मतलब वो मोनोटोनिकली डिक्रीज हुआ। ओके सर, ठीक है। हाँ सर। हाँ बच्चे, सर यहाँ पे लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा नहीं बोल सकते ना फर्स्ट वाले केस में? फर्स्ट वाले केस में नहीं बोल सकते। अगर फंक्शन मोनोटोनिक है तो वो मैक्सिमा मिनिमा नहीं बनाता। अगर वो मैक्सिमा मिनिमा बनाएगा तो वो मोनोटोनिक नहीं होगा, क्योंकि मैक्सिमा या मिनिमा बनाने के लिए उसे इंक्रीज करके डिक्रीज करना पड़ेगा तब वो मैक्सिमा बनाएगा, डिक्रीज करके इंक्रीज करना पड़ेगा तो वो मिनिमा बनाएगा। इसका मतलब फंक्शन नॉन मोनोटोनिक होगा। सर फर्स्ट वाला भी तो ओवरऑल नॉन मोनोटोनिक ही है। ओवरऑल की बात नहीं हो रही ना यार, ओवरऑल की बात नहीं हो रही थी, है ना, पॉइंट पे बात कर रहे थे। अभी ज्यादा मिक्स नहीं करना है। ठीक है। हाँ भाई, काम की चीज पे आ गए, क्वेश्चन करने हैं हम लोगों को। ठीक है, तो उससे पहले काम की चीज पे आ गए। इंटरवल, इंटरवल का मतलब है कोई इंटरवल दिया हो या कोई डोमेन दिया हो। जैसे मान ले f R to R है, हम कह रहे हैं एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स।
तो इस समय हम डोमेन इसका ऑल रियल ले रहे हैं, तो ऑल रियल पे साइन एक्स क्या है, नॉन मोनोटोनिक है। क्यों, हम डिफरेंशिएट करेंगे, कॉस एक्स आएगा, कॉस एक्स की वैल्यू -1 से 1 के बीच में हो सकती है डोमेन ऑल रियल पे, तो वो नेगेटिव भी है, एफ डैश एक्स नेगेटिव भी हो रहा है, पॉजिटिव भी हो रहा है, इट इज नॉन मोनोटोनिक, इंक्रीज भी करेगा डिक्रीज भी करेगा। लेकिन अगर मैंने ऐसा ले लिया -π/2 से π/2 2r, अब ये मोनोटोनिक है, ठीक है। तो जो इंटरवल हमने लिया ये बेसिकली इसकी डोमेन है, अब जो गिवन इंटरवल है वो इसकी डोमेन है, दिस इज डोमेन एंड दिस इज कोडोमेन। तो इस साइन एक्स की वैल्यू ग्राफ -π/2 से π/2 के बीच में अब इंक्रीज कर रहा है, या हम कहें इसका एफ डैश एक्स क्या होगा, cos x की वैल्यू -π/2 से π/2 के बीच में पॉजिटिव होती है, तो इट इज मोनोटोनिक। हाँ सर, ये ओपन ब्रैकेट लेने के पीछे का कोई रीजन है? नहीं, कोई रीजन नहीं है, अभी मैं फंसाना ही चाहता तो मैं इसलिए नहीं ले रहा हूं, ठीक है। बताऊंगा उसका भी आगे केस आएगा, ठीक है। अभी जो सिखाना चाह रहा हूं वो सीख ले, इक्वलिटी का केस भी अपन सीखेंगे, ठीक है, अभी पिक्चर बाकी है। तो इफ dy/dx is greater than 0 or dy/dx less than 0 in entire या in whole domain, then function is सर मोनोटोनिक। हाँ यशवंत सिंह का माइक ऑन है सर, डिस्टरबेंस आ रहा है। क्या डिस्टरबेंस आ रहा है? अब सही है सर। if dy/dx greater than 0 as well as dy/dx less than 0 in whole domain, then function is non-monotonic, ठीक है भाई। आप लोगों को सबको ये तो याद है ना, dy/dx पॉजिटिव लेते हैं मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग कब कर रहा है, dy/dx नेगेटिव तो फंक्शन डिक्रीजिंग कब कर रहा है, समझ में आ रहा है ना? यस सर। और बच्चों ये मैं यहां पर लिख देता हूं अपनी तरफ से जिससे गलती ना हो कि लेट फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। क्यों लिख दिया ऐसा डिफरेंशिएबल? क्योंकि हम डेरिवेटिव कर रहे हैं, डेरिवेटिव करने के लिए पहले फंक्शन डिफरेंशिएबल होना चाहिए, तो ऐसा मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो वैसे सर अगर डिफरेंशिएबल ना हो तब भी तो मोनोटोनिसिटी चेक कर सकते हैं, कर सकते, इंटरवल में नहीं करेंगे ना फिर। अरे मैं 1/x ले लूं तो क्या, तू जितना तू डिटेल में जाएगा उतना तू समझेगा कि चीजें कितनी आसान है, कितनी कॉम्प्लिकेट करते हैं हम। चल ओपन इंटरवल में लेते हैं -2 से 2, ठीक है। -2 से 2 के बीच में तू डेरिवेटिव 0 पे करेगा क्या? हाँ सर। नहीं करेगा, तो 0 अपने आप छूट गया ना। यस सर। 0 अपने आप छूट जाएगा, तो हमें बोलने की क्या जरूरत है, हम तो डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ये मान के ही कर रहे हैं कि उन पॉइंट्स पे ही कर रहे हैं जिसमें फंक्शन क्या है, डिफरेंशिएबल है। डिफाइन है और डिफरेंशिएबल। ठीक है भाई, अब सुनो क्वेश्चन कैसे आएगा। हम क्वेश्चन शुरू कर रहे हैं जिससे आपको थोड़ा मजा आए, कुछ लोग सुन सुन के थक गए होंगे आज। क्वेश्चन आपसे बहुत रेयर है कि आपसे पूछेगा कि ये मोनोटोनिक है ये नॉन मोनोटोनिक है, ऐसा रेयर क्वेश्चन आता है कि कोई क्वेश्चन आपको दिया जाएगा, कोई कर दिया जाएगा, फंक्शन दिया जाएगा और आपसे बोला जाएगा कि बताओ ये मोनोटोनिक है या नहीं। ऐसे क्वेश्चन नहीं आते। क्वेश्चन कैसे आते हैं? क्वेश्चन आते हैं कि वो इंटरवल बताओ जिस इंटरवल पे ये फंक्शन मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग है, या इस इंटरवल पे वो इंटरवल बताओ जिस पे फंक्शन मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है। तो हमें क्या करना है, मैं रिपीट कर रहा हूं एक बार, क्वेश्चन आपको दूंगा और आपसे पूछा जाएगा फाइंड द इंटरवल इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग।
तो आपको इंक्रीजिंग कहां से कहां तक कर रहा है, डिक्रीजिंग कहां से कहां तक करना है, ये निकालना है। सबसे पहले स्टेप 1, सबसे पहले डोमेन निकालिएगा, क्योंकि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग या डीवाई बाई डीएक्स हम किस में देख रहे हैं, डोमेन में देख रहे हैं। तो पहले डोमेन निकालिए, डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट करने के बाद अपने मन से ग्रेटर देन का या लेस देन का साइन लेना, तुम्हारी मर्जी तुम कौन सा लेते हो। और जो साइन शुरू में लिया, अगर आपने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन कहा, मतलब आप निकाल रहे हैं एक्स की वो वैल्यू जिसके लिए फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। मेथड ऑफ इंटरवल सबको याद होगा, वही लगेगा। तो आपने डिफरेंशिएट किया, डिफरेंशिएट करने के बाद ग्रेटर देन का साइन लगाया, लिख लीजिएगा कि ग्रेटर देन का साइन मतलब इंक्रीजिंग। अब हो सकता है वो सॉल्व करते समय लेस देन हो जाए, तो ये मत सोच लेना कि वो डिक्रीजिंग का इंटरवल निकाल रहे हैं। जो शुरू में आपने साइन लगाया वो इंक्रीजिंग का था, तो इंक्रीजिंग ही माना जाएगा, ठीक है। और जो इंटरवल आया ग्रेटर देन करके, जो इंटरवल आया उसका डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लेना, तो आपको वो इंटरवल मिल जाएगा जहां पर फंक्शन इंक्रीजिंग था, और रिमेनिंग में अपने आप डिक्रीजिंग होगा। लाइक एग्जांपल के लिए मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगा, ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं भी करूंगा, सिंपल वाला क्वेश्चन मैं करूंगा, बाकी सब आप करिएगा, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के लिए डोमेन था 0 से इंफिनिटी, मान लेते हैं कोई फंक्शन है, डोमेन था 0 से इंफिनिटी, आपने फंक्शन का डेरिवेटिव किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, मतलब आप इंक्रीजिंग का इंटरवल निकालना चाह रहे हैं। आपने एफ डैश एक्स किया, ग्रेटर देन का साइन लगाया, उससे एक्स की वैल्यू आई 5 से इंफिनिटी, तो आपका डोमेन है 0 से इंफिनिटी फंक्शन का, और डीवाई डीएक्स को ग्रेटर देन करने पर आया 5 से इंफिनिटी। दोनों का इंटरसेक्शन लेंगे, क्या आ रहा है 5 से इंफिनिटी। इसका मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है 5 से इंफिनिटी पे, तो डिक्रीजिंग कब होगा 0 से 5 पे। जो बच गया डोमेन में, जो पार्ट बच गया, उस पार्ट का फंक्शन क्या होगा, डिक्रीजिंग होगा। क्या है, सबको समझ में आ रहा है? डिफरेंशिएबिलिटी हर केस में चेक करनी पड़ेगी, मतलब जहां जहां पे आपने बताया था कि डिफरेंशिएबिलिटी चेक करनी पड़ती है। कोई डिफरेंशिएबिलिटी चेक नहीं करनी पड़ेगी, नहीं करनी पड़ेगी। तू मॉड वगैरह देखे, तू देख, अब तू इतना समझदार हो गया होगा कि मॉड देख लेगा, तो तू मॉड में ब्रेक कर लेना ना, हाँ हाँ हाँ, उस पर अलग से देख लेंगे, वो एक पॉइंट का केस होगा। मैं क्वेश्चन क्या सर, जो साइन हम लगा रहे हैं डी वाई बाई डी एक्स के सामने, वो सर हम अज्यूम करके लगा रहे हैं या फिर हिट एंड ट्रायल से लगा रहे हैं? नहीं, अपन अपने मन से अज्यूम करके लगा रहे हैं कि डी वाई डी एक्स ग्रेटर देन 0 ले रहे हैं हम, और उस समय फंक्शन क्या है, डिक्रीजिंग इंक्रीजिंग का केस देगा, ये मान के ले रहे हैं। ओके सर, ये हो ही गया। हाँ भाई, जैसे ये क्वेश्चन दिया है, मैं क्वेश्चन सॉल्व करूं कि आप लोग करोगे? एक बार करके बता दूं, ठीक है। देखो, सबसे पहले डोमेन निकाला। डोमेन कैसे निकालते हैं, इसका डोमेन इंटरसेक्शन, ई की पावर माइनस एक्स का डोमेन ऑल रियल, एक्स स्क्वायर का पॉलिनोमियल का डोमेन ऑल रियल, तो डोमेन है आर। अब मैंने डिफरेंशिएट किया एफ डैश एक्स, दिस इज 2x इंटू ई की पावर, प्रोडक्ट रूल लगाया, 2x इंटू ई की पावर माइनस एक्स प्लस एक्स स्क्वायर, ई की पावर माइनस एक्स का ई की पावर माइनस एक्स इंटू -1। और मेरी आदत है, आप भी आदत बना लें, डिफरेंशिएट करने के बाद डायरेक्ट ग्रेटर देन साइन मत लगाएं, जितना फैक्टराइज हो सकता है, मैनिपुलेट हो सकता है करें। ई की पावर माइनस एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन आ रहा है, एक्स भी कॉमन ले लो, क्या बच गया 2, इधर बच गया -x। यहां तक आ गए। अब मैं देख रहा हूं कि फंक्शन कहां इंक्रीजिंग होगा, मतलब मैं एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन 0 बना रहा हूं। हमें यही निकालना होगा कि फाइंड वेयर फंक्शन इज डिक्रीजिंग एंड इन विच फंक्शन इज इंक्रीजिंग, ठीक है। तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव लिया है, तो ई की पावर -x इंटू एक्स इंटू 2 -x ग्रेटर देन 0। बच्चों, ई की पावर -x हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी होती है, तो जो हमेशा पॉजिटिव होता है मेथड ऑफ इंटरवल में, जो क्वांटिटी हमेशा पॉजिटिव या हमेशा नेगेटिव होती है उसे हटा देते हैं, तो ये हट जाएगा। बच गया x इंटू 2 -x, x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव बना देते हैं मेथड ऑफ इंटरवल में, तो x -2 लिखूंगा तो लेस देन 0। अब मैं आपको यही बता रहा था, लेस देन 0 का ये मतलब नहीं है कि डिक्रीजिंग का केस देख रहे हैं हम, हमने जो साइन ग्रेटर देन लिया है, तो जो भी इंटरवल आएगा वो इंक्रीजिंग का होगा। मेथड ऑफ इंटरवल लगाते हैं, क्या हो गया 0 2, दोनों 0 हो रहे हैं, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन आ रहा है 0 से 2 पे, तो 0 से 2 के बीच में फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है। और रिमेनिंग डोमेन क्या था, -∞ से इंफिनिटी, तो कितना बच गया, -∞ से 0 यूनियन 2 से इंफिनिटी। इस पर फंक्शन क्या होगा,
डिक्रीजिंग होगा, अलग से निकालने की जरूरत नहीं है। सर हाँ सर वहां पे क्लोज ब्रैकेट्स भी आएंगे ना? इक्वलिटी, यस सर, वो अभी इक्वलिटी के बारे में बात करेंगे अपन, ठीक है, वो अपन जब मैक्सिमम मिनिमम पढ़ लेंगे तब तेरे को समझा पाऊंगा, क्योंकि इक्वलिटी जरूरी नहीं होती dy dx इक्वल टू 0 होता है तो जरूरी नहीं होता मैक्सिमम मिनिमम दे। यस वो तुमने जो फिजिक्स में पढ़ा हुआ है कि dy dx 0 कर दो, उससे x की वैल्यू निकाल लो, उसके बाद डबल डेरिवेटिव करके चेक कर लो, ऐसा कुछ नहीं होता। वो एक प्रोसेस है, वहां पे लग जाती है हमेशा, यहाँ पे हमेशा नहीं लगेगी, ठीक है। यस सर। हाँ तो अभी जितना सिखा रहा हूं सीख लें। आपको इंक्रीजिंग का केस बनाना है, ग्रेटर देन का साइन लगाएं, डिक्रीजिंग का बनाना है, लेस देन का। प्रोसेस समझ में आई सबको? यस सर। हाँ लिख लो एक क्वेश्चन, अब एक क्या जितने बन सकते हैं आज बनाते हैं, क्वेश्चन ही करने हैं। हे राम। हाँ बेटा। सर e टू द पावर माइनस एक्स क्यों हटा? क्योंकि वो हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है बेटा। जैसे हम लिखा, अभी अगर मैं लिखूं 2x ग्रेटर देन 0 तो आप लिखोगे ना x ग्रेटर देन 0। आप 2 हटा देते हो, क्यों हटा देते हो? क्योंकि उसका कोई यूज ही नहीं है, क्योंकि वो इंटरवल में पार्टिसिपेट ही नहीं करेगा, क्योंकि 2 हमेशा पॉजिटिव है। तो कोई क्वांटिटी जो हमेशा पॉजिटिव है या हमेशा नेगेटिव है, जिसका साइन कभी चेंज नहीं होना, उसे अपन हटा देते हैं। अगर हमेशा पॉजिटिव थी उसे हटाते हैं तो साइन सेम रहता है, अगर हमेशा नेगेटिव है उसे हटाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो इस 2 में और इस e की पावर माइनस एक्स में कोई अंतर नहीं है, बिकॉज बोथ आर ऑलवेज पॉजिटिव नॉन जीरो क्वांटिटी है, तो उसे हटा दिया है। सर ये कैसे पता चला कि 0 से 2 में इंक्रीज करता है? कैसे पता लगा 0 से 2 में इंक्रीज कर रहा है फंक्शन? अरे यार मैंने एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन का साइन लेके चला हूं, तो एफ डैश एक्स पॉजिटिव कब होता है? जब फंक्शन इंक्रीज हो। यस सर। तो एफ डैश एक्स को ग्रेटर देन लेके चला और एफ डैश एक्स की जो था उसे रखा और सिंप्लीफाई करता गया आगे। तो ये मेथड ऑफ इंटरवल लगाना आता है ना? यस सर आता है। तो ये 0 और 2 लेस देन का साइन था, लेस देन का साइन था मतलब ये क्वांटिटी निगेटिव हो, तो माइनस साइन ले लिया अपन ने। तो 0 से 2 आया, 0 से 2 आया, कौन सा केस लेके चले हैं? एफ डैश एक्स पॉजिटिव का। तो ये सॉल्व होके जो आया है ये किसके लिए आया है? जब एफ डैश एक्स पॉजिटिव मतलब फंक्शन इंक्रीजिंग है। सर हाँ डिक्रीजिंग का केस लेते, मतलब एफ डैश एक्स अगर लेस देन 0 लेते तो सर e की पावर माइनस एक्स लेस देन 0 होगा ही, तो वो हटता भी नहीं। तब भी हट जाता है यार, वो कैसी बातें कर रहा है? लो क्या हो गया? अगर मैं यहाँ पे लेस देन का साइन लूंगा तो साइन चेंज हो जाएगा ना, नेगेटिव क्वांटिटी होगी तो साइन चेंज हो जाएगा, पॉजिटिव होगी तो साइन चेंज नहीं होगा। क्या दिक्कत है? ओके सर। अगर यहाँ पे मैं कोई साइन चेंज करूंगा, यहाँ पे अगर लेस देन का साइन होगा या ग्रेटर देन का होगा, उससे e की पावर माइनस एक्स थोड़ी चेंज हो जाएगा, वो तो हमेशा पॉजिटिव और पॉजिटिव ही रहेगा। पॉजिटिव क्वांटिटी साइन को डिस्टर्ब नहीं करती, ठीक है? यस क्लियर है। बस करो यार। हाँ सर क्वेश्चन। हाँ ठीक है, बनाओ बनाओ, डोमेन निकाल लेना, मतलब नहीं तो फंसोगे। सर एक चीज पूछनी थी लास्ट क्वेश्चन में। सर की लास्ट क्वेश्चन में हमने तो dy बाई डी ग्रेटर देन और लेस देन का केस लिया ना, अगर कहीं बीच में वो इक्वल टू 0 हो गया तो? मैं बोल रहा हूं ना इक्वल टू 0 का केस अभी लेंगे, अभी तसल्ली रख, क्योंकि इक्वल टू 0 पे फंक्शन मोनोटोनिक भी हो सकता है और इक्वल टू 0 पे फंक्शन मैक्सिमम मिनिमम भी दे सकता है, दोनों केस हो सकते हैं। तो वो केस अभी अपन ने होल्ड पे रखा है, जब अपन मैक्सिमम मिनिमम सीख लेंगे उसके बाद करेंगे। तू पूछेगा ही नहीं मुझसे, मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा दूंगा मैं तब। ठीक है सर। ठीक है, बनाओ भाई। आस्था बोल रही है सर स्कूल के यूनिट टेस्ट में मैट्रिक्स आ रहा है तो क्लास में एक बार मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन बता। ठीक है, कब आ रहा है आस्था? कब है बेटा टेस्ट? सर 28।
28 को, तो सैटरडे को बता दूं? ठीक है सर। हमारे स्कूल में भी सेम था। हाँ, तो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन पूछ रही है बच्ची, तो मैं सैटरडे को जब अपनी डाउट क्लास होगी उसमें बता दूंगा, ठीक है? ठीक है सर। आज के दिन क्या है, आज और परसों के दिन, हफ्ते में 2 दिन मेरी इतनी क्लासें हो जाती हैं कि फिर कुछ बचता नहीं है शरीर में मेरे। सर इंक्रीजिंग के लिए निकालना है। दोनों निकाल, इंक्रीजिंग के लिए निकाल ले और डोमेन में से माइनस कर देना उसे, तो डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा। सर इंक्रीजिंग के लिए माइनस इन्फिनिटी से -3/4 तक, और डिक्रीज के लिए -3/4 से 1/4 तक। डिक्रीजिंग के लिए -3/4 से माइनस इन्फिनिटी से -3/4। ये किसके लिए था? डिक्रीजिंग के लिए? इंक्रीजिंग के लिए। इंक्रीजिंग के लिए, और डिक्रीजिंग के लिए -3/4 से 1/4। हाँ सर यही आ रहा है। सर मेरा भी यही है, वो गलती से 0 लिख दिया। कोई बात नहीं, किया माफ। इंक्रीजिंग में -इन्फिनिटी से -3/4 और सर डिक्रीजिंग में 1/4 से, सॉरी, -3/4 से 1/4। ठीक है, गुड। ठीक है पीयूष, ठीक है आदित्य, ठीक है लक्ष्य, पीयूष, अच्छा ठीक है पीयूष। परमान -3/4 होगा बच्चों, -3/2 लिखा है। हाँ हाँ सर अगर कोई फंक्शन ही नॉन मोनोटॉनिक हुआ तो? अरे तो ये नॉन मोनोटॉनिक ही तो है, तू ही तो निकाल रहा है कि इंक्रीजिंग एस पे डिक्रीजिंग एस पे, तो नॉन मोनोटॉनिक है। हमसे वो पूछ ही नहीं रहा कि फंक्शन नॉन मोनोटॉनिक है। अब तो तू बता सकता है ना, इससे पहले वाला फंक्शन मोनोटॉनिक था, नॉन मोनोटॉनिक था? सर नॉन मोनोटॉनिक। हाँ, ये फंक्शन भी नॉन मोनोटॉनिक है। बहुत बढ़िया। पहले हम डोमेन निकालेंगे, इसका डोमेन ऑल रियल, इसका डोमेन 1 - 4x क्या होगा? पॉजिटिव होगा भाई। तो x जो है लेस देन 1/4 होगा, मतलब x की वैल्यू -इन्फिनिटी से 1/4 होगी। ये तो आया है क्या? डोमेन। अब आ जाओ डिफरेंशिएट करें। f'(x) इट इज 1, चेन रूल लगाएं भाई, सब सीख चुके तुम लोग, होशियार लोग हो तुम। 1 - 4x और फिर 1 - 4x का 1 का हो जाएगा 0, -4। बिल्कुल। एलसीएम ले f'(x) या माइनस इसको दे देता हूं, तो 1 + 4/4x - 1। मुझे नेगेटिव बिल्कुल पसंद नहीं है, आई एम टू पॉजिटिव। +3/4x - 1। ये आ गया है भाई f'(x). अब आपकी मर्जी, शुरू हो जाओ। हमने कहा इंक्रीजिंग, तो इंक्रीजिंग के लिए हमने कहा 4x + 3/4x - 1 जो है वो पॉजिटिव होगा। मेथड ऑफ इंटरवल लगा दें, दोनों के फैक्टर। इट इज -3/4 1/4 प्लस माइनस प्लस, तो इंक्रीजिंग जो होगा वो होगा -इन्फिनिटी से -3/4 यूनियन 1/4 से इन्फिनिटी, लेकिन 1/4 से ऊपर जाना ही नहीं है, भाई मना कर रहा है, डोमेन में ही नहीं है, तो ये वाला लेंगे ही नहीं। तो ये पॉजिटिव का साइन कहाँ आया? -इन्फिनिटी 3/4, इसमें फंक्शन इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग यहाँ पे माइनस आ रहा है, -3/4 से 1/4 रिमेनिंग डोमेन। ठीक है ना सर? बहुत बढ़िया, आओ आगे बढ़े, बिंदास लेते चलो। बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन करा है, जेई एडवांस का प्रॉब्लम लूंगा अभी, बढ़ना है धीरे धीरे। सर हाँ बच्चे, सर मुझे ना एक चीज समझ नहीं आ रही सर। मैं समझ गया कि हम वो dy/dx = 0 के साथ आगे बढ़ेंगे सर, लेकिन ऐसे तो फिर हमारे आंसर गलत नहीं हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, बीच में कहीं 0 हो गया तो फिर हम तो ले रहे हैं कि वो पूरी की पूरी उसमें नेगेटिव ही हो जाएगा। अच्छा सुन मेरी बात, तुझे ऐसा लगता है मैं ऐसा कोई फंक्शन लूंगा अच्छा सर, गलत हो जाए, है ना? मैं तुझे गलत नहीं होने दूंगा। और दूसरी बात, अगर तू समझ सकता है कि मैक्सिमा या मिनिमा के लिए तू समझ सकता है ना dy/dx नेगेटिव होगा, और नेगेटिव होके पॉजिटिव हो जाएगा। तुम लोग ना सब करवा लेते हो मुझसे, रुको देख, अच्छा देख भाई, सभी लोग देखें, सब लोग ध्यान दें।
अगर एफ डैश एक्स हम 0 कर देते, अगर हम एफ डैश एक्स 0 कर देते तो एक्स की वैल्यू क्या आती? -3/4। -3/4 आती। अब उसमें चेक कर लेते हैं कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है या मैक्सिमा मिनिमा है। कैसे चेक करेंगे? -3/4 इसको 0 अगर हम करते, ये ना इस बच्चे की वजह से हो रहा है, ये मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, ये -3/4 होता। ठीक है, अब ना सीखो, -3/4 के आगे जा रहे हैं, अरे आगे जा रहे हैं ना, -3/4 से आगे जा रहे हैं तो फंक्शन क्या है? डिक्रीजिंग है। तुरंत खड़े हो जाओ -3/4 पे, -3/4 पे स्टैंड कर रहा हूं मैं, उससे आगे जा रहा हूं, फंक्शन क्या कर रहा है? डिक्रीज कर रहा है, ऐसा जाना है। और -3/4 के पहले, -3/4 के पहले फंक्शन क्या कर रहा है? इंक्रीज कर रहा है। मतलब क्या दे रहा है? मैक्सिमा दे रहा है। इसका मतलब नॉन मोनोटोनिक, उस पॉइंट पे अपन को चेक करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब हम क्लोज इंटरवल नहीं लेंगे, हम ये निकालना चाह रहे। अरे -3/4 पे इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग होगा क्या? नो सर, नहीं होगा ना, तो मैं ऐसा क्वेश्चन ही नहीं लूंगा, इसलिए परेशान मत हो, अभी बहुत कुछ सीख। सर ई से इन्फिनिटी इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग 1 से ई। ई से इन्फिनिटी पे बोल रहा है क्या? इंक्रीजिंग। इंक्रीजिंग 1 से ई तक। आपकी वॉइस बहुत ज्यादा कट रही है सर, आपकी वॉइस। क्या बोल रहा है? 1 से ई तक डिक्रीजिंग। 1 से ई तक डिक्रीजिंग, ऐसा? सर 0 से ई डिक्रीजिंग होगा ओपन इंटरवल। हाँ, जो बोलना चाहे, 0 से ई। यस सर। क्या होगा? डिक्रीजिंग। डिक्रीजिंग होगा। अच्छा, सर 1 से ही होगा। 1 से ही होगा। चलो देखते हैं, ये लड़ते रहेंगे अभी। डोमेन निकालना सीखो पहले। सर मेरा भी आ रहा है कुछ। अच्छा चलो देखते हैं। 0 से, हाँ 1 तो डोमेन में ही नहीं होगा, बिल्कुल। 0 से सर क्लोज ब्रैकेट ऐसा तो नहीं होगा कि 0 से ही एक्सेप्ट देन 1 होगा। सर वो ई जो है सर ऐसा ही है। सर वो क्लोज ब्रैकेट आएगा सर, वो ई। अरे तुम क्लोज और ओपन, फिर तुम फालतू की बातें नहीं, अपन क्लोज ब्रैकेट ले ही नहीं रहे, हम सारा केस ओपन में ही बना रहे हैं अभी। सर 0 से ई में हम 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। हाँ 0 से ई में 1 को एक्सक्लूड कर देंगे। ठीक है, ये ठीक है, ऐसा कर सकते हैं। मतलब तुम लोग और तुम्हारे पीछे जो लोग आ रहे हैं 11th वाले बच्चे, इन दोनों का जो समय है वो सबसे गोल्डन पीरियड होगा अपने इंजीनियरिंग का। इंजीनियरिंग का एक इससे पहले गोल्डन पीरियड था 97 से 99 तक, एक गोल्डन पीरियड आया था। और आज से 4 साल 5 साल बाद फिर से एक गोल्डन पीरियड आएगा। अभी बहुत अच्छा पीरियड चल रहा है, लेकिन अभी तुम दूर हो उससे, लेकिन उससे भी अच्छा पीरियड आएगा। ये मैं नहीं कह रहा, मेरा स्टूडेंट मिला था मुझे 2-3 दिन पहले, वो अमेज़न में था, उसने मुझे बताया, मतलब बहुत ही काफी। हाँ बेटा। सर किस वे में गोल्डन पीरियड होगा? इंजीनियर का गोल्डन पीरियड होता है कि उसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी मिलती है, अगर वो मेहनती है, अगर उसने सब्जेक्ट को अपने स्किल डेवलप की है तो उसको उसका पैसा मिलता है। एक अकेला ऐसा प्रोफेशन बचा है, एक अकेला ऐसा प्रोफेशन इंजीनियरिंग, जिसमें कम समय में ज्यादा पैसा कमा रहा है, एक जॉब करने वाला। मतलब वो बच्चा शायद 2018 का था, मुझसे एक बच्चा मिला, मुझे सरनेम याद है, चौहान था, मुझे नाम याद नहीं है उसका, लेकिन वो बच्चा आया था। मेरा एक फ्रेंड है इनकम टैक्स में, उनके पास वो एनओसी लेने आया था, नॉन ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। उसे अमेज़न में काम कर रहा था वो इंडिया में रहके, और उसको कंपनी ने एब्रॉड बुलाया था। तो एब्रॉड अगर आप जॉब करने जाते हैं और पहले से आप जॉब में हैं और आपकी तनख्वाह 30 लाख के ऊपर होती है, तो आपको एनओसी लेना पड़ता है इनकम टैक्स से कि आपने कोई धांधली नहीं की है। तो वो लेने आया था, वो इंजीनियर था, तो उसने मेरा नाम लिया, मेरे फ्रेंड ने, तो उसने बताया कि वो सर मुझसे, मैं पढ़ा हूं सर से, तो उन्होंने फिर कॉल करवाया, हमने काफी देर तक कॉन्फ्रेंस की। वो बच्चा 2018 में ज्वाइन किया था कंपनी, और 2021 चल रहा है,
उसकी सैलरी 9090 थी, 1990 नहीं थी, 9090 थी, ठीक है। 90 लाख रुपए उसे मिल रहे थे वर्क फ्रॉम होम में, ठीक है। मतलब जब से बेंगलोर से वो शिफ्ट हो गया था, 2 साल के बाद ही उसे शिफ्ट कर दिया गया था। वर्क फ्रॉम होम में बहुत सारे लोगों को फायर कर दिया गया, अमेजोन ने फायर कर दिया, जो मक्कारी कर रहे थे, काम नहीं कर रहे थे, और जो बहुत अच्छा काम कर रहे थे वो सारी तनख्वाह जो उन लोगों से बची वो इनको दे दी गई, और उसमें से कई लोगों को उन्होंने हेड ऑफिस बुला लिया है। तो वो बच्चा ये बता रहा था कि सर अभी मुझे टोटल जो है 4-5 साल हुए हैं, मैं 90 लाख पे यहाँ पे काम कर रहा था, अब मुझे वहां बुलाया गया है, वहां पे मेरी तनख्वाह करीबन 2.2 CR के आसपास है ईयरली, अगर हम इसमें जोड़ें विदिन 5 ईयर। ऐसा कहीं किसी प्रोफेशन में नहीं होता कि आप अभी आप 17-18 साल के रहोगे और उसके बाद 4-5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर आप इतना बड़ा जंप ले सको। ऐसा जंप कभी नहीं आया। ये जंप अभी बेटा 7-8 साल रहेगा, मतलब जब आप निकलोगे तब भी वो बूम पे होगी। तो फालतू बैठ के बकैती करके अपनी जिंदगी खराब मत करो, ठीक है ना। आप समझ रहे हो मैं किन से बोल रहा हूं और क्या बोलता हूं, जो भी समझ सकें अच्छी बात है। बाकी तुम नहीं होगे तो इंडिया में इतनी वो है, ठीक है, भीड़ है। आपको पता है कि नहीं, इंडिया में अब फॉरेन में भी खुल रहे हैं IIT। हाँ, इंडियंस की इतनी डिमांड है, इंडियन इंजीनियर की, IIT की इतनी डिमांड बढ़ रही है कि IIT को ऑफर मिला है 23 कंट्री में 5 साल के अंदर IIT खुलेंगे, केवल बिकॉज ऑफ आवर इंजीनियर, ठीक है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। मतलब हो सकता है मैं भी तब तक इंग्लिश थोड़ी और अच्छी कर लूंगा, तो मैं भी शायद बार पढ़ा के आऊं, इसी बहाने घूम के आऊंगा। डोमेन पहले, डोमेन क्या है, लॉग के अंदर की वैल्यू पॉजिटिव होनी चाहिए, और डिनोमिनेटर 0 हो रहा है 1 पे, तो 1 नहीं होगा, ठीक है। मैं डिफरेंशिएट किया, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर सेम, न्यूमरेटर का डेरिवेटिव 1 माइनस न्यूमरेटर सेम, डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव 1/x। सो इट इज f dash x, f dash x इज log x minus 1 by log x whole square, ठीक है। f dash x इट इज log x minus 1 by, देखना बच्चों, ये क्वांटिटी हटा सकते हैं आपने, अगर इसे पॉजिटिव लिया, ये क्वांटिटी हटा सकते हो। क्यों हटा सकते हो? क्योंकि ये क्या है, पॉजिटिव है और 0 नहीं हो रही। आपने डोमेन में से 1 हटा दिया, ये 0 भी नहीं हो रही, ये पॉजिटिव है। अगर कोई क्वांटिटी ऑलवेज पॉजिटिव है और 0 नहीं हो रही तो आप हटा सकते हैं। तो मैंने इसको हटा दिया, बचा log x minus 1 greater than 0, greater than 1, log हटेगा greater than e, ठीक है। तो e से इंफिनिटी पे फंक्शन क्या है, इंक्रीजिंग है, और डिक्रीजिंग होगा कहां से कहां तक, आप इसका और इसका इंटरसेक्शन लेंगे तो 0 से e और एक्सेप्ट देन 1। चमका, माइक कौन है, क्या बोल रहा है? हर किसी का माइक ऑन था बस। हाँ, किसी का माइक ऑन है और बहुत बातें कर रहा है वो। हाँ भाई, बनाओ एक आखिरी क्वेश्चन आज का, और क्वेश्चन बाकी है, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। अच्छे वाले क्वेश्चन बाकी हैं, ये जेईई एडवांस में आया हुआ प्रॉब्लम है, घबराना मत, जेईई एडवांस में है तो। 4x होगा, हाँ यहाँ पर x होगा। बनाओ, आप बना सकते हो। प्रॉब्लम करने के बाद बता दे। अच्छा, सॉल्व करने के बाद बताया करूँ, ठीक है, अगली बार से ऐसा करेंगे। ओके सर। सर सर अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने मॉडेक्स के लिए पूछा था ना, वो डिफरेंशिएबिलिटी वाला चीज, तो एक बार वो फिर से बता दो कि आपकी वही कर ली थी। मैंने बोला कि अगर कोई ऐसा फंक्शन तूने उठा लिया जो इंटरवल गिवन है उसके बीच में कहीं वो शार्प कॉर्नर दे रहा है, ठीक है। लाइक मैं एक बना देता हूं तेरे लिए, लाइक fx है, x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 पर sin x है, और x लेस देन 0 पे माइनस x है। अगर तू इसका ग्राफ बनाएगा
तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, ठीक है। ये 0 पे शार्प कॉर्नर है। अब आपसे पूछता है कि फाइंड द इंटरवल ऑफ मोनोटोनिक इन -2 से 2, -2 से 2 के बीच में आपसे पूछ रहा है। तो ये रहा -2 और यहां पे कहीं 2 आ रहा होगा। तो अब क्या तू करेगा, -2 से 2 के बीच में आप डिफरेंशिएट करोगे, 0 से बड़े के लिए डेरिवेटिव करके देखोगे, 0 से 2 के लिए, और 0 से छोटे के लिए भी देखोगे डेरिवेटिव करके। लेकिन 0 पे जो शार्प कॉर्नर आ रहा है, तो शार्प कॉर्नर पे ये पॉइंट हो गया ना, शार्प कॉर्नर पूरे इंटरवल में थोड़ी आएगा, किसी पॉइंट पे आएगा। तो पॉइंट पे मोनोटोनिसिटी मैंने सिखा दी इससे पहले। यस सर। तो जो पॉइंट होगा उस पॉइंट पे आप अलग से देखोगे, और रिमेनिंग जहां पे डिफरेंशिएबल है वहां पे डेरिवेटिव कर लोगे। ठीक है सर। ठीक है। अच्छा, इसमें मैं एक और बात दे दूं, हिंट दे देता हूं। इसमें साइन और कॉस जो आएगा उसे sin 2x मत बनाना, सिंगल सिंगल रखना, और सोचना 0 से पाई के बीच में बात कर रहा है। आप चाहो तो 0 से पाई क्लोज ले लो या ओपन ले लो। अभी ओपन ले रहा हूं, क्लोज वाली बात बाद में करेंगे, ठीक है। अभी कुछ लोग क्या sin 2x करने से क्या हो जाएगा? अरे तुम लोग होगा कुछ नहीं, तू निकाल सके तो उससे निकाल ले, ठीक है। sin 2x करने में कुछ नहीं हो जाएगा, उससे भी बना सकते हैं। अब तुम्हें इतनी इनइक्वलिटी में दिक्कत नहीं आया इसलिए बोल रहा था, और कुछ नहीं। जैसे साइन इंटू कॉस लिखा रहेगा तो तुझे पता है साइन एक्स की वैल्यू 0 से पाई के बीच में पॉजिटिव होगी, तो हमने हटा दी उसे। हाँ वही, बिल्कुल गुंजन, मैं इसलिए बोल रहा हूं साइन एक्स हट आएगा, कॉस एक्स ही रहेगा बस। मैं चाहता हूं कि इसका आंसर आप दें। सर हाँ बेटा। सर -π/2 से π/2 इंक्रीज, -π/2 से π/2, 0 से पाई के बीच में बताना है आंसर। सॉरी सर, मतलब π/2 से π इंक्रीजिंग है, π/2 से पाई पे क्या है, इंक्रीजिंग है, डिक्रीजिंग है। और मतलब 0 से π/2 पे इंक्रीजिंग है। नहीं सर, उल्टा, इस पे इंक्रीजिंग है, उस पे डिक्रीजिंग। पक्का? यस सर। सर आप तो ऐसे रहे। हाँ ऐसे रहा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है निकिता, देखते हैं बच्चे। हरे कृष्ण हरे कृष्ण। सर सर वो एक डाउट था, छोटा सा। सर लिमिट, अभी डाउट था, अभी रुक तो जा, क्वेश्चन तो करने थे, पूछ लेना, पूछने को मना नहीं है। f'(x) इट इज 12 cos cube x प्लस 30 cos square x प्लस 12 cos x, और इन सब के बाहर मैंने माइनस साइन एक्स अलग से लिख दिया, चलेगा ना? यस सर। यस सर। तुम लोगों ने चेन रूल लगाया होगा, सब में माइनस एक्स माइनस साइन एक्स तो आएगा, उसमें कॉमन निकाल के रख दिया। नाउ f'(x) इस पूरे में से 6 कॉमन निकल रहा है, 6 कॉमन, cos x कॉमन आ रहा है, cos x कॉमन बच गया, 6 cos square x एंड प्लस 5 cos x प्लस 6 and minus sin x. So this is f'(x), it is
6 sin x cos x, ये कुछ सर 2 cos square x होगा ना, cos cube x। यस 2 ये 12 था। अच्छा 2 लिया को, सर। अच्छा हाँ 2 होगा, ठीक है अब ठीक है। हाँ वो मुझे लग रहा था कि कुछ गलती हो रही है। सर वो अच्छा 6 ये भी 30 था, तो ये तो सही हुआ है। सर थर्ड ये भी टर्म 2 में होगा, भी 2 हाँ ये भी आएगा। 2 होगा, ये भी 2 होगा। हाँ अब ठीक है, मुझे लग रहा था कुछ गलती कर दी मैंने। 2 cos square x प्लस 4 cos x प्लस cos x प्लस 2, ठीक है बच्चे। सो f dash x it is minus 6 sin x into cos x and this is 2 cos x plus 1 into cos x plus 2। हाँ जी, अब देखो, अब हमने लगाया ग्रेटर देन का साइन, तो वो सारी वैल्यू हटाते जाओ जो हमेशा पॉजिटिव हमेशा नेगेटिव है, 0 से पाई के बीच में। कौन कौन सी? सर cos x plus 2, ये और ये। cos x प्लस 2 कभी नेगेटिव नहीं होगा, cos x की मिनिमम वैल्यू -1 हो सकती है, तो ये हमेशा पॉजिटिव क्वांटिटी है, इसे हटाओ। sin x 0 से पाई के जो हमेशा पॉजिटिव है उसे हटाओ, -6 हमेशा नेगेटिव है उसे हटाओ, साइन चेंज हो जाएगा। तो हम इंक्रीजिंग का केस ले रहे हैं, लेकिन साइन चेंज हो चुका है। cos x इंटू 2 cos x प्लस 1 क्या आ रहा है? लेस देन 0। तो मतलब cos x की वैल्यू जो आ रही है वो किसके बीच में आ गई? अरे मेथड ऑफ इंटरवल लगा लो, -1/2 और 0, प्लस माइनस प्लस, लेस देन का साइन है, मतलब -1/2 से 0। हाँ भाई 0 कब होगा cos x? π/2 पे। अरे इस इंटरवल में बताना। और -1/2 कब देगा? 0 से पाई के बीच में, सेकंड क्वाड्रेंट में, पाई माइनस π/3 है ना? हाँ यस सर यस। सेकंड क्वाड्रेंट में पाई माइनस थीटा होता है, कॉस नेगेटिव, तो पहले 1/2 पहले थीटा निकालो। 1/2 कब होगा? π/3 पे। सेकंड क्वाड्रेंट में होता है पाई माइनस थीटा, मतलब पाई माइनस π/3, 2π/3। इस पे फंक्शन क्या आ रहा है? इंक्रीजिंग। और रिमेनिंग क्या है? 0 से π/2 यूनियन 2π/3 से पाई। अब इसमें क्या गड़बड़ हुई? 0 से π/2 डिक्रीजिंग तो बोला था, काफी कुछ तो सही बोला था। ये खा गए थे क्या? 3 सर वो 30x की जगह 3 आ गया था, 0 पता नहीं कैसे गायब हो गया था। अच्छा चलो ठीक है, कोई बात नहीं, कुछ लोगों ने सही जवाब दिया है, अच्छी बात है। इंक्रीजिंग, अरे पीयूष, cos x 0 पे नहीं होता, π/2 पे होता है बच्चे। हाँ भाई जेई एडवांस फील आया? आ गया सर। हाँ फील करवा देगा एडवांस। तो हाँ कोई कुछ क्वेश्चन बोल रहा था, एक क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूं, ये लिख लेना, ये बना के लाइएगा, ये छोटा सा क्वेश्चन है, ठीक है? हाँ तू क्या कह रहा है, बोल। लिमिट द लिमिट एट h टेंडिंग टू 0 हाँ और x टू की पावर x की पावर 2/3 मॉड में है, और अपॉन, ये मॉड में है, अपॉन अंडर रूट मॉड ऑफ x की पावर 2/3। यस सर, इसकी h टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पे बताना है। x टेंडिंग टू 0 माइनस पे बताना है। यस सर। देख बच्चे, इसको समझने की कोशिश कर, ये x की पावर 1/3 का होल स्क्वायर है। यस सर। है ना? ये भी है। अगर तू नहीं समझ में आया तो x की पावर 1/3 को t ले ले। यस सर। तो ये जब 0 माइनस करेंगे, 0 माइनस की पावर अगर ऑड फ्रैक्शन है तो माइनस ही आएगा, तो मतलब लिमिट भी t टेंडिंग टू 0 माइनस ही रहेगी, और ये बन गया मॉड ऑफ टी स्क्वायर अपॉन रूट ऑफ टी का मॉड। एग्री? यस सर। अब क्या फर्क पड़ रहा है? 0 माइनस पे है, उसका स्क्वायर 0 प्लस होगा, ये भी पॉजिटिव होगा, रूट ऑफ टी स्क्वायर होगा मॉड ऑफ एक्स, मॉड ऑफ टी, और टी 0 माइनस है मतलब नेगेटिव है, तो मॉड ओपन माइनस साइन बाहर, तो कट जाएगा, तो माइनस टी बचेगा। टी कितना था? x की पावर 1/3, 0 माइनस पे 0 प्लस होगा मतलब 0 होगा। यस सर। एक और था सर, आंसर बोल दे इसका। सर, अगर यहाँ पे x की पावर 2/3 नहीं होता, h होता केवल। x की पावर 2/3 नहीं होता, क्या होता? h होता।
एच होता, एच का मतलब सर केवल एच, वो आपने एक क्वेश्चन दिया था ना लिमिट का, अभी आप एक क्वेश्चन दिया था आपने लिमिट का, मैंने बहुत सारे क्वेश्चन दिए लिमिट के, मुझे याद नहीं है सर मतलब वो अपन डिफरेंशिएट करते हैं ना, हाँ जनरल केस बनाते हैं एच टेंडिंग टू 0 नेगेटिव पे, इसको सॉल्व करना है मॉडुलस ऑफ एच अपॉन में अंडर रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एच। अच्छा, लिमिट एच टेंडिंग टू 0 नेगेटिव, हाँ, मॉडुलस ऑफ एच एंड रूट ऑफ मॉडुलस ऑफ एच, मॉडुलस ऑफ एच स्क्वायर। नहीं सर एच ही है, ऐसे है, ठीक है। तो 0 माइनस है बेटा, ये मॉड ओपन होगा, यस सर माइनस एच आएगा ऊपर, ऊपर ही माइनस एच आएगा, रूट के अंदर माइनस एच आएगा। यस सर इसको कैंसिल करके ऊपर अंडर रूट ऑफ माइनस एच आ जाएगा। नहीं नहीं अगर यहाँ पे अगर 0 नेगेटिव, नहीं 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 नहीं, रूट ऑफ माइनस एच कैसे आ जाएगा सर? क्योंकि अगर कोई नेगेटिव नंबर, अच्छा रूट एच का होल स्क्वायर ऐसा लिख रहा है क्या? हाँ ठीक है, चलो आ गया, मान लिया, रूट ऑफ माइनस एच आ गया। अब सर यहाँ पे आपने ना माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस एच किया था, तो सर वो पूछना था, माइनस ऑफ अंडर रूट माइनस एच किया था फाइनल आंसर इसमें? नहीं सर इसी वाले में नीचे, ये तो हो गया ना अब। हाँ सर, जो सॉल्व करने के बाद में अंडर रूट ऑफ माइनस एच आएगा ना? हाँ यस सर, यही आएगा बेटा, सही है। ओके सर मैंने भी एक पूछा था सर, एक बार प्लीज। हो गया ये तेरा भी? यस सर, ठीक है, आज के लिए काफी है सर। बाय सर। टैंजेंट नॉर्मल सर मैंने चैट पर डाला था मैसेज, लास्ट में क्वेश्चन पूछ रहा था। अरे हाँ, तूने बोला था क्या? हाँ सर, ऋषभ ने पूछ ले भाई तू भी। अरे भाई जिसको जाना वो जा सकता है, ठीक है ऋषभ पूछ जल्दी। सर एक मोनोटोनिसिटी का क्वेश्चन दे देते बस करने के नहीं लिए, अब वो होमवर्क के लिए। हाँ एक अच्छा क्वेश्चन मैं इसमें छोड़ दूंगा, ठीक है पीडीएफ में छोड़ दूंगा, ठीक है बढ़िया क्वेश्चन। सर कर्व दे रखा है 27x स्क्वायर। क्या दे रखा है? कर्व दे रखा है 27x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। 27x स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4y क्यूब। 4y क्यूब, अच्छा ओके। हाँ, और इसमें पूछा है इक्वेशंस ऑफ द स्ट्रेट लाइंस व्हिच आर बोथ टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व आर गिवन बाय। ओके, ये वो है, ठीक है। इसमें तुझे थोड़ा सा रुकना चाहिए, हम प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ेंगे। अच्छा सर, इसमें बीच में अटक रहा है एक स्टेप, इसलिए मैंने पूछा। सुन, हम लोग प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ेंगे, उसमें आएगा। एक्चुअली क्या है, ऐसा बन रहा है, जो इस तरह के क्वेश्चन होते हैं वो कुछ ऐसे बन रहे होते हैं, कुछ इस तरह के बन रहे होते हैं। अब इसमें क्या होता है, इस पॉइंट पे टेंजेंट भी है यस, और इसी पॉइंट पे नॉर्मल भी जा रही है। अच्छा ठीक है, तो कोई फंक्शन ऐसा हो सकता है वो जिस पॉइंट पे टेंजेंट बना रहा हो उसी पॉइंट पे नॉर्मल भी बना रहा हो। सर रेयर केस। इसमें जो इसका सोल्यूशन दे रखा है उसके अंदर इसको पैरामीट्रिक वेरिएबल लेकर t लेकर उसको फिर डिफरेंशिएट करके पता नहीं क्या कर रखा है। उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिना पैरामीट्रिक के भी बना सकते हैं, अपन देखेंगे, है ना। ओके सर, मतलब ये भी आएगा आगे? आएगा, अभी आया नहीं है। ओके सर, प्रिंसिपल ऑफ ग्राफिक पढ़ाऊंगा तब बात करेंगे सर। हाफ से इन्फिनिटी और 0 से हाफ होगा, ठीक है अपन देखेंगे भाई, नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू, बाय बाय। सर टैंजेंट से नॉर्मल का कुछ डाउट है सर, थोड़ा छोटा पॉइंट ही है। अरे यार बेटा, मैं तुझे बताऊं, मैं 1 बजे से लगातार खड़ा हूं सर। एक चेयर ले लो, मतलब सर बचे हुए हैं। मैं खुद पे इससे ज्यादा अत्याचार नहीं करता। तुम्हारे ऐसे अभी 10 साल 15 साल और बच्चों को पढ़ाना है मुझे। हाँ सर, बाय बेटा। पर्सनल मैसेज कर सकता है क्या? हाँ पर्सनल मैसेज कर दे। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम बच्चे। सर